जी जनाब, कल सबसे पहले आप यहाँ से फ्री हुए, फिर हमने आप लोगों को एक और कमरे में फ़िट करने की कोशिश की। असल में इस कमरे के बाद जो सेकंड बड़ा कमरा है हमारे पास, वो इस वक्त एक बॉयज़ लाइब्रेरी के तौर पे डेडिकेट हुआ हुआ है ऊपर, और उसके बाद फिर जो बाकी कमरे हैं उसमें कुछ क्लासेस वगैरह भी थी। तो हमने एक कमरे में जो है वो कोशिश किया कि यहाँ से जब बच्चे निकलेंगे तो कुछ सीधे ही निकलते चले जाएंगे, कुछ जो है वो ड्रॉप हो जाएंगे। तो फिर हमने एक मोहतात अंदाज़ा लगाया कि उस कमरे तक पहुँचने वाले कितने हैं, फिर वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बैकअप कुर्सियों के साथ सोचा, लेकिन गालबन 5-6 बच्चे फिर भी थोड़े से ऊपर हो गए उस अंदाजे से, और ज़ाहिर है सिचुएशन बड़ी अजीब सी थी। तो आज हम लोगों ने जो ऊपर लाइब्रेरी है उसमें आज बच्चों से रिक्वेस्ट करनी है कि उनको 1-1.25 घंटे के लिए उनकी जगह चेंज करके उनको वो वाले रूम में भेज देंगे, और मतलब थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट, और आप लोगों को ज़रा थोड़े से बेहतर कमरे में, बस थोड़ा सा परेशानी होगी कि वो कमरा पहले से गर्म हुआ होगा, क्योंकि वहाँ पे मुसलसल कुछ 150 के करीब बच्चे बैठे और लाइब्रेरी यूज़ कर रहे होते हैं, तो उनमें एक एनर्जी होती है। तो कमरे में आप पहुँचेंगे तो आपको ना एक गर्मी की सी फील आएगी। वो है भी ऊपर का कमरा, तो वो ज़रा गर्म भी ज़्यादा होता है, तो बस ये दिक्कत होगी, लेकिन आप लोग फिट हो जाएंगे उसमें। तो ड्राफ्टिंग वाला सेशन चूँकि बड़ा इफ़ेक्टिव है और उसमें एक अच्छे तरीके से आपको चीज़ें समझ आती हैं, तो वो जो 3 स्टेप हमने यहाँ देखे थे, 3 तरह की चीज़ें, वो वहाँ पे पहले रिपीट हुई, फिर उसके बाद आप लोगों ने थोड़ा सा देखा, और एक उसमें एक सोशल एक्सपेरिमेंट होता है कि आप लोगों से लिखवाया जाता है और उसको फिर पढ़ के भी सुनाया जाता है। ऐसे में सर ने भी डिस्क्लेमर दिया होगा, मैं भी डिस्क्लेमर दे दूँ कि वो सिर्फ आपकी बेहतरी के लिए होता है। तो अगर किसी जगह किसी का जुमला पढ़ते हुए कोई बात की जाए तो उसका मकसद किसी की हद तक इज्जत करना नहीं है, किसी गलती को इम्प्रूव करना है। तो अगर किसी स्टूडेंट ने लिख के जमा कराया है और उसके ऊपर कोई बात हो रही है तो उसको एक पॉजिटिव फीडबैक के तौर पे लेना है, वो सब लोगों के लिए होता है। बस मैं टीम से कोशिश ये करता हूँ कि उन्हें कहें कि कैमरे में वो स्टूडेंट जब अपना हैंड ओवर कर रहा है आंसर शीट, तो वो कैमरे में ना नज़र आए, ताकि बाद में उसके दोस्त उसका मजाक ना बना रहे होंगे, वो देखो तुमने आके अपना टेस्ट दिया था तो तुम्हारे बारे में सर ने कमेंट्स कहे थे। तो अदरवाइज़ आपने थोड़ा सा समझा कि हमारे सवाल किस तरह के आ रहे हैं, फिर ये देखा कि जिन सवालों में थोड़ा सा ओपिनियन मांगा गया उनको ड्राफ्ट करते हुए हमने क्या करना है, फिर ये भी समझ आ गया कि स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल और लॉजिकल सवालों की रेशियो क्या चल रही है किसी भी चैप्टर में। तो एग्जैक्टली यही एक्टिविटी हर चैप्टर के साथ होगी इंशाल्लाह ताला, हर दिन जो हम यहाँ पे करेंगे, और 2-3 दिन ऐसे हैं जिसमें एक्सटेंडेड सेशन है, याद है, जहाँ पे ज़रा ज़्यादा चैप्टर्स होंगे या चैप्टर के अंदर पास पेपर ज़्यादा होंगे, तो वहाँ पे एक्सटेंडेड सेशन हमें मिल रहा होगा, जहाँ पे ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिस हो रही होगी। इस प्रैक्टिस में रीसेंट 3 पेपर शामिल नहीं है, वो भी आप लोगों को पता लग गया है। रीसेंट 3 पेपर्स के साथ क्या होगा, वेव 2, ये वेव 1 कहलाती है हमारी, जो ये 3 क्रैश कोर्सेज हैं ये वेव 1 है। फिर एक वेव 2 है जिसमें मुख्तलिफ और सब्जेक्ट्स के भी क्रैश कोर्सेज होंगे। उसमें क्या होगा, सर उसामा ने 3 अलग अलग दिनों पे, 3 अल्टरनेट दिनों पे 5 अगस्त से ऑनवर्ड एक पेपर पूरा फुल लेंथ एक क्लास में, फुल पेपर शुरू से लेके एंड तक, उसकी टैक्टिक्स, उसको कैसे लेके चलना था, अटैम्प्ट कैसे करना था, उसके आसान सवाल कैसे करने थे, मुश्किल सवाल कैसे करने थे। तो 3 पेपर पूरे के पूरे डिस्कस होने हैं। तो जब वो पूरे विद स्ट्रेटजी डिस्कस होने हैं तो उसको अभी हम अपने पॉपुलेशन में से माइनस कर रहे हैं, और इस वक्त जितनी भी डिस्कशन हो रही है वो आखिरी 3 अटैम्प्ट्स माइनस करने के बाद हो रही है। डन। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्लास अटेंड की, फिर आप लोगों ने तकरीबन धक्के से उस कमरे में फ़िट होके ड्राफ्टिंग अटेंड की, जो आज मसला रिजॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। बस थोड़ा सा कमरे का एनवायरनमेंट शायद थोड़ा सा गर्म हो, लेकिन आप लोग कौन सा ठंड में जाना चाह रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है, लेकिन आप लोग पूरे सारे आ जाएंगे वहाँ पे इंशाल्लाह ताला। और फिर उसके बाद आप घर गए, घर जाके आपने सोचा मैं दोहराऊँ, आपने किताब सामने की, वो तो आधे घंटे में दोहराया गया सारा, ज़्यादा हो गया, 1 घंटे में दोहराया गया। 10 मिनट। क्या किसी को 1 घंटा लगा उस सबको पढ़ने में? एक हाथ खड़ा हुआ, उसके अलावा किसी ने 1 घंटे की बात नहीं की। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो घर जाके शायद अगर मुनासिब रफ्तार से पढ़ा जाए तो 40 मिनट के अंदर पढ़ा जा सकता है। तो इसका मतलब आपके पास स्टिल टाइम है। तो आप उसमें से क्या कर सकते हैं कि मैं चैप्टर के एंड पे, आप लोगों ने मुझे चैप्टर एंड के करीब याद कराना है, मैं उस चैप्टर में जो एग्जैक्टली ज़्यादा क्रैमिंग वाले पॉइंट्स हैं वो भी आपको बता दूं, कम से कम आप उनको अपने हाथ से लिख लें। तो आपको हो गया हाँ चलें ठीक है, हमने जो याद करने वाली चीज़ें वो लिख ली हैं। और फिर
ड्राफ्टिंग जब आपने की होगी तो यूँ समझे जो आपने घर जाके करना था, हमने ड्राफ्टिंग की क्लास में अच्छा खासा उस पर ऑलरेडी काम कर लिया। तो ड्राफ्टिंग की क्लास में एक ऑडियंस बन के बस ऐसे फिल्म नहीं देखनी, उसमें एंगेज रहना है। और जब सर लिखने का कहें तो फिर सबने लिखना है और कोशिश करनी है कि जब वो डिस्कस कर रहे हैं तो उसके साथ वो करें। तो बीलॉ में अंडरस्टैंडिंग रिटेंशन एक मसला है, लेकिन एक बहुत बड़ा मसला है पेपर में प्रेजेंटेशन, क्योंकि पहली दफ़ा हम एफएससी से निकल के उस तरह की राइटिंग कर रहे होते हैं जो हमने खुद से लिखी होती है। एफएससी तक हम किताब की रटी रटाई बातें लिख रहे होते हैं, तो ड्राफ्टिंग इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए उस सेशन को हमने इसके साथ प्लान किया। हमें पता था कि हमें रूम्स का मसला आएगा क्योंकि इस वक्त एंड ऑफ सेशन चल रहा होता है, लेकिन फिर भी हमने धक्के से उस ड्राफ्टिंग सेशन को ज़रूर बीच में ऐड किया। और आज मैंने आपको बताया कि आज हमारा थोड़ा सा अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा। ऊपर कमरा, अच्छा अब वो ऊपर चूँकि वो लाइब्रेरी बॉयज़ लाइब्रेरी थी और उधर तक एक्सेस बॉयज़ की थी और गर्ल्स के लिए इस साइड पे एक लोकेशन थी, तो अब रास्ते में हमारे एक पोर्टल है। ख़वातीन जब अपने एरिया में ऊपर मौजूद हों और वो जब एक गैलरी सी जिसमें निकलते हैं जिसमें उनकी लाइब्रेरी है, तो सामने एक पार्टीशन लगी हुई है। उस पार्टीशन में एक छुपा हुआ दरवाज़ा है जिसको हमने बंद किया हुआ होता है। तो आज वो दरवाज़ा खोल के उसको अंदर की तरफ से कनेक्शन मिल जाएगा। आपने वो दरवाज़ा ओपन करना है और ओपन करते साथ ही राइट पे मुड़ जाना है। तो राइट पे दो डोर्स होंगे, तो जो मोस्ट राइट डोर है वो ख़वातीन के लिए इस्तेमाल हो जाएगा आज उस सेशन के लिए, और बॉयज़ ये इधर बिल्कुल पीछे की तरफ जाएंगे जहाँ कैंटीन है, तो वहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जा रही हैं। जैसे ही आप सीढ़ियों के ऊपर पहुँचेंगे तो ऊपर पहुँचते साथ ही लेफ़्ट पे पहला दरवाज़ा, उससे अगला वाला दरवाज़ा ख़वातीन के लिए होगा, ये वाला दरवाज़ा आपके लिए होगा। और निकलते हुए भी सेम प्रोटोकॉल होगा। आप लोग पीछे से निकल आएंगे, वो लोग आगे से निकल के अपने एरिया में चले जाएंगे, आप निकल के और जो मर्ज़ी आप अपने एरिया में आते हैं जिस तरह से मर्ज़ी। क्लियर? तो थोड़ा सा हम जो है ना अपने वो नो गो एरियाज़ को थोड़ा सा प्लस माइनस कर रहे हैं। ख़वातीन के एरिया में तो बॉयज़ को एंटर नहीं कर रहे, लेकिन बॉयज़ के मोहतरम और डेडिकेटेड एरिया में ख़वातीन को जो है वो हम, तो इससे जो है ना बॉयज़ ऑफेंडेड सा फील करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पढ़ाई के लिए इंशाल्लाह जो है ना। कितने खुले दिल हैं, ठीक है जी। तो हम लोगों ने कल चैप्टर 2 पढ़ा और हमने 2 एसेंशियल्स पढ़े। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट तब पूरा होता है जब कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी हुई हों। ऑफ़र सही होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस सही होनी चाहिए। रेगुलर क्लास होती तो हम एक रिकैप करते, लेकिन इस वक्त हमारे पास रिकैप का उतना मार्जिन नहीं है। लेकिन जस्ट आपको मोटी मोटी बातें याद करा दूं कि हमने एक्सप्रेस एम्प्लाइड को समझने की कोशिश की थी, और फिर हमने चंद अल्फाज में फ़र्क देखा था। ऑफ़र में फ़र्क क्या है, प्रॉमिस में क्या फ़र्क है, एग्रीमेंट क्या है और कॉन्ट्रैक्ट क्या है, फिर लीगल बाइंडिंग क्या है और कंसिडरेशन क्या है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन समझने के लिए किया था। ऑनवर्ड आपने हमेशा अजम्पशन लेनी है कि वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्ट्रैक्ट। हो सकता है पेपर में लिखा हो ए ने बी से प्रॉमिस किया था, तो आप समझ जाएं कि ये कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है। हो सकता है लिखा हो ए ने बी को ऑफर दी और बी मान गया, तो अब ज़्यादा सोचना नहीं है कि लीगल बाइंडिंग थी या नहीं थी, आपने खुद से अजम्पशन ले लेनी है कि कॉन्ट्रैक्ट है। तो अब ऑनवर्ड किताब में प्रॉमिस, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी लिखा हुआ हो, वो अपने अल्फाज बचा रहे होंगे, बस उनका मकसद होगा कि आपको एक सिचुएशन बताएं। तो सिर्फ फॉर द पर्पज़ ऑफ चैप्टर 2 हमने इन अल्फाज को अलग अलग समझा है। आगे चल के किताब या सवाल में एग्रीमेंट, प्रॉमिस, कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी लिखा हो, आप अजम्पशन ले लीजिएगा कि बाकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हैं और ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। फिर ऑफ़र ख़त्म कैसे होती है, हम ये हमने समझने की कोशिश की। फिर एक्सेप्टेंस की तरफ आए। चैप्टर 2 में 2 ही टेक्निकल चीज़ें हैं। ऑफ़र की डेफिनेशन थोड़ी ट्रिकी है, उसे क्रैम करना चाहिए, और एक्सेप्टेंस की टाइमलाइन में आके आपने चीज़ें रिवर्स कर देनी है। एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब होती है, जो एक्सेप्टेंस दे रहा है उसके नज़दीक कम्युनिकेशन तब होती है जब उसका भेजा हुआ ख़त पहुंच जाए, और जिसको एक्सेप्टेंस दी जा रही है ऑफरर, उसके नज़दीक कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है, जब ख़त रवाना हो। तो मैंने जब एक डायगोनल बनाया था, ख़त वो भेजता है, ये बाउंड हो जाता है, इसको मिलता है, वो बाउंड हो जाता है। तो ये जहन में रखना है कि ऑफ़र देने वाला जल्दी बाउंड हो जाएगा और एक्सेप्ट करने वाला बाद में बाउंड हो जाएगा। तो इसका मतलब है ऑफ़र देने वाला अपनी ऑफ़र पे बाउंड होने से पहले पहले अपनी ऑफ़र रिवोक कर सकता है, लेकिन एक्सेप्टेंस वाला एक्सेप्टेंस पे बाउंड होने से पहले पहले रिवोक कर सकता है। तो एक्सेप्टेंस वाला बाद में बाउंड होता है और ऑफ़र वाला पहले बाउंड हो जाता है। तो हमने उन सारी चीज़ों को देखा था। अब हमें ये पता लग गया है कि ऑफ़र किसे कहते हैं, एक्सेप्टेंस किसे कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत सारे एसेंशियल्स हैं, टिपिकली 8 एसेंशियल्स हैं, जिनमें से एक का किताब ने बाय द वे जिक्र किया, सर्टेनिटी। 7 एसेंशियल्स में से 2 चैप्टर 2 में कवर हो गए, ऑफ़र
और एक्सेप्टेंस। अब ये चैप्टर मूव ऑन कराएगा, वो कहेगा अच्छा जी अब ऑफर एक्सेप्टेंस प्रॉमिस वगैरह तक बात पहुंच गई है, अब आगे चलते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट तक कैसे पहुंचेगा। तो ये चैप्टर हमें मज़ीद एसेंशियल्स का बताएगा, कुछ नए वर्ड्स बताएगा और तीन एसेंशियल ये चैप्टर डिस्कस कर रहा होगा। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 को। 3 जज़ाकल्लाह, वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट। ये चैप्टर स्टार्ट होता है कुछ डेफिनेशंस के साथ, कुछ कॉन्सेप्ट्स के साथ। कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट्स की टाइप्स। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किसे कहेंगे? सीधी सी बात है, हर वो एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा वो कॉन्ट्रैक्ट है। याद है कॉन्ट्रैक्ट की हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी? वो एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है वो कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, एक ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो वो कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये जुमला तो एक है, दो मतलब निकल रहे हैं इसमें। ऐसा एग्रीमेंट जिसमें लीगल बाइंडिंग है वो कॉन्ट्रैक्ट है। दूसरा मतलब, ऐसा एग्रीमेंट जो लीगली बाइंड हो सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एग्रीमेंट हो चोरी करने का, तो जो चोरी करने का एग्रीमेंट है लॉ उसको सपोर्ट तो नहीं देगा, तो इसका मतलब है वो एग्रीमेंट तो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो ही नहीं सकेगा, तो फिर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो इसका मतलब है कि एग्रीमेंट में कोई गड़बड़ हो या लीगल बाइंडिंग में कोई गड़बड़ हो तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हो सकेगा। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब होगा? जब एग्रीमेंट भी ठीक हो और उसमें लीगल बाइंडिंग भी हो। तो फिर एक ऑपोजिट वर्ड आ जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट। ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, वो एग्रीमेंट जो बाय लॉ एनफोर्स नहीं हो सकता, उसको हम कहते हैं वो वॉइड है। वॉइड का मतलब होता है बातिल, मनसूख। कानूनी ज़बान में एक ऐसी चीज़ जो कि जिस पे कानूनी तौर पे अमल दरामद नहीं हो सकता उसको वॉइड कहते हैं। फॉल्स में और वॉइड में फ़र्क है। एक शख्स एग्रीमेंट करता है दूसरे से कि मैं फ़लाना बंदे को कत्ल करूँगा, तो ये इल्लीगल है, इस वजह से मनसूख है। और एक बंदा दूसरे से कहता है मैं तुम्हारे लिए चांद सितारे तोड़ के लेके आऊँगा, ये इम्पॉसिबल है इसलिए मनसूख है, इल्लीगल नहीं है। चांद तोड़ के लाना इल्लीगल नहीं है लेकिन इम्पॉसिबल है। तो वॉइड ज़रा ज़्यादा बड़ा वर्ड है। वॉइड का मतलब है वो एग्रीमेंट नकारा हो गया, उसमें कुछ ऐसी गड़बड़ आ गई जिसकी वजह से वो मनसूख हो गया। वो गड़बड़ इलीगैलिटी भी हो सकती है, कोई भी और गड़बड़ हो सकती है। तो वॉइड एग्रीमेंट कैसे कहेंगे? कोई भी ऐसा एग्रीमेंट विच इज़ नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ उसे हम कहेंगे वॉइड। तो एक एग्रीमेंट जो है ही वॉइड, अगर एग्रीमेंट ही इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है तो क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सकेगा? नहीं बन सकता। इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट तक का सफ़र ही नहीं होगा। एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। अगर एग्रीमेंट ही फौत हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। इसका मतलब है कि मैं ये नहीं कहूँगा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, मैं कहूँगा एग्रीमेंट वॉइड। अगर एग्रीमेंट वैलिड हो और चीज़ें सही हो तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, और अगर एग्रीमेंट ही गलत है तो वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। वॉइड एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो। लॉ में हमारे पास कुछ लैटिन वर्ड्स आते हैं, लॉ का अपना माखज जिस ज़बान से लेता है उसमें काफ़ी ज़्यादा लातीनी ज़बान है, तो इसमें कुछ इस तरह के वर्ड्स आते हैं जो नॉर्मल इंग्लिश के नहीं होते। एब इनिशियो का मतलब होता है बहुत ही स्टार्ट से, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो वॉइड एक होता है वॉइड, वॉइड का मतलब एक चीज़ मनसूख हो गई। वॉइड एब इनिशियो का मतलब थी ही मनसूख। वॉइड और वॉइड एब इनिशियो में फ़र्क है। अगर कहीं वॉइड लिखा हुआ है इसका मतलब है एक चीज़ कभी सही हुआ करती थी, बाद में वॉइड हो गई। हम कहें एक बंदा काफिर हो गया और हम कहें एक बंदा था ही काफिर, तो वॉइड शुरू से ही गलत है। वॉइड एग्रीमेंट यानी कि वॉइड एब इनिशियो, और जो सादा वॉइड होगा वो बाद में। इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट आगे चल के गड़बड़ हो जाए तो हम कहेंगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और अगर एग्रीमेंट शुरू से ही गलत है
वॉइड एब इनिशियो। तो एग्रीमेंट का साथ जब वॉइड आएगा तो ये वॉइड एब इनिशियो है, शुरू से ही गलत। और अगर कॉन्ट्रैक्ट के साथ वॉइड आएगा इसका मतलब है कभी वो कॉन्ट्रैक्ट बना था, बाद में कुछ ऐसा हुआ कि वो वॉइड हो गया। क्या हमें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट समझ आ रहा है? हमें वॉइड एग्रीमेंट समझ आ रहा है? तो फिर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट समझते हैं। कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा यानी कॉन्ट्रैक्ट बना होगा कभी, अब क्या हुआ है, सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, बिकम्स वॉइड। ए ने बी को 500 किलो की सप्लाई देनी थी, बी इंडिया में बैठा था, ए पाकिस्तान में बैठा था, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो गई, गवर्नमेंट ने कह दिया खबरदार सारे कॉन्ट्रैक्ट हम मनसूख कर रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ मेकिंग वैलिड था, तो मैं इसको वॉइड एग्रीमेंट नहीं कहूँगा, मैं क्या कहूँगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स, जो बाद में सीजेस टू बी एनफोर्सेबल हो जाए वो क्या बन जाता है, वॉइड। जब वो सीजेस टू बी एनफोर्सेबल, जिस दिन वो एनफोर्सेबल नहीं रहता उस दिन वो बन जाता है वॉइड। तो अब उसे समझाने के लिए कह रहे हैं, इसका मतलब है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वाज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एट टाइम ऑफ फॉर्मेशन बट सब्सिक्वेंटली इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। शुरू में वैलिड था लेकिन बाद में एनफोर्सेबल नहीं रहा। तो अभी तक हम लोगों ने 3 चीज़ें समझने की कोशिश की हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो जो शुरू से ही सही है और एनफोर्सेबल भी है। वॉइड एग्रीमेंट जो शुरू से ही गलत है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट सही था, आगे चल के उसमें कोई पेचीदा सा मसला आ गया जिसकी वजह से वो ख़राब हो गया। अब चौथा वर्ड है वॉइडेबल। समटाइम कॉन्ट्रैक्ट में कोई एक पार्टी दूसरे के साथ कुछ ऐसा जुल्म करती है या कुछ ना कुछ ऐसे मसलो मसाइल आ जाते हैं कि लॉ ऐसे में ना मजलूम को आके कह देता है कि हाँ भाई देखो तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तुम क्या कहते हो, क्या इस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करना है या ख़त्म करना है। अगर वो मजलूम कह दे कि नहीं मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं चलाना, तो लॉ कहेगा लो जी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। अगर मजलूम कहे हुआ तो जुल्म है लेकिन मैं चलाना चाहता हूँ, कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा सा फ़ायदा भी है इस कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कहलाएगा। इसका मतलब है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जो वॉइड हो सकता है। तो ऐसे में लॉ कुछ पार्टीज़ को इख्तियार दे देती है, कुछ को नहीं देती। फॉर एग्जांपल ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया है तो इन दो में से किसी एक को इख्तियार मिल गया, वॉइडेबल है। हो सकता है ए और बी ने सी और डी से कॉन्ट्रैक्ट किया हो तो लॉ ए और बी को इख्तियार दे दे, सी और डी को इख्तियार ना दे। तो एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज, एक या एक से ज़्यादा पार्टीज के कहने पे वो हो एनफोर्सेबल बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ या अदर्स। अगर ज़्यादा पार्टीज़ हैं तो वो जमा इस्तेमाल कर रहे हैं, अदरवाइज सिंगल। तो अगर एक एग्रीमेंट एनफोर्सेबल हो किसी एक के कहने पे और दूसरे के कहने पे ना हो, या कुछ के कहने पे हो और कुछ के कहने पे ना हो, तो ये क्या बन जाएगा, वॉइडेबल। कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ, अब ये बता रहे हैं किसकी ऑप्शन पे, एग्रीव पार्टी, मजलूम मुतासरा पार्टी जिसके साथ नुकसान होने जा रहा है। तो एग्रीव पार्टी के ऑप्शन पे वॉइडेबल है, नॉट एट द ऑप्शन ऑफ डिफॉल्टिंग पार्टी, जिसने डिफॉल्ट किया उसके ऑप्शन पे नहीं, जो मजलूम है उसके ऑप्शन पे। तो ये 4 वर्ड्स इस वक्त समझना ज़रूरी होते हैं, ये फिर अगले सारे चैप्टर्स में जगह जगह इस्तेमाल हो रहे होते हैं। यहाँ पे मैं रुक के एक दफ़ा सवाल लेना चाहूँगा, इन चारों तरह के जो हमने टर्मिनोलॉजी डिस्कस की हैं इसमें कोई कन्फ्यूजन, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। वॉइडेबल होने का दोबारा बता दें, वॉइडेबल एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो सही चल रहा था, दरमियान में कुछ गड़बड़ हुई, अगर गड़बड़ उस लेवल की है कि लॉ ही गुस्सा खा जाए, क्या भाई ख़त्म कर दो बेकार है ये, तो वो तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। गड़बड़ इस तरह की हुई है कि किसी ने किसी पे जुल्म कर दिया, तो यहाँ लॉ मजलूम को इख्तियार दे देता है कि तुम बताओ इस कॉन्ट्रैक्ट को चलाना है या नहीं चलाना। हम चैप्टर 4 में जाके देखेंगे जब एक बंदा दूसरे साथ फ्रॉड करता है, एक बंदा दूसरे पे तशद्दुद करके उससे को कॉन्ट्रैक्ट में ज़बरदस्ती उसको शामिल करता है, तो लॉ उस मजलूम को इख्तियार दे देता है कि भाई तुम बताओ इस कॉन्ट्रैक्ट को चलाना है या नहीं चलाना। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में लॉ वॉइड नहीं करता, इंसान को ऑप्शन मिल जाती है, अगर वो कह दे कि मेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट ठीक है तो वो वैलिड बन जाएगा, अगर वो कह दे मेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट ठीक नहीं है तो वॉइड बन जाएगा। क्लियर चारों वर्ड्स? आगे चलते हैं। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, हमने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट तब बनता है जब उसके एसेंशियल्स पूरे हों।
8 एसेंशियल्स टिपिकली बताए जाते हैं, जिनमें से एक सर्टेनिटी का किताब ने बाय द वे डिस्कशन की है, और उन 7 को 3 चैप्टर्स में तोड़ दिया। ऑफर एक्सेप्टेंस, फिर चैप्टर 3 में 3 एसेंशियल्स, और फिर चैप्टर 4 में 2 एसेंशियल। कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तक कब पहुंचेगा? ऑफर एक्सेप्टेंस तो हम समझ चुके हुए हैं, जब उसमें 5 बातें हों। मैं इन 5 पे सिर्फ हल्का हल्का तस्करा करूंगा, यहाँ हमें 1 भी करना पड़ेगा। जज़ाकल्लाह। एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तब होगा जब इसमें फॉलोइंग कंडीशन हो, 5 कंडीशन। पहली कंडीशन, एग्रीमेंट इज मेड बाय फ्री कॉन्सेंट ऑफ द पार्टीज। पार्टीज़ की रजामंदी से हो रहा हो सारा कुछ, किसी पे ज़ोर ज़बरदस्ती ना हो, कोई घबरा के कॉन्ट्रैक्ट ना करो, आज़ाद रजामंदी से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो। आज़ाद रजामंदी पे हम चैप्टर 4 में डिटेल से डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। बस यहाँ सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है जो याद करनी है, वहाँ तो हमने पूरे यूनिट पढ़ना है इसके ऊपर इंशाल्लाह। पार्टीज मेकिंग द एग्रीमेंट आर कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। वो पार्टी जो एग्रीमेंट करने जा रही हैं वो इस काबिल हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकें। इसी चैप्टर में हम थोड़ी सी देर बाद इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे होंगे इंशाल्लाह। तो पार्टीज जहनी तौर पे भी आज़ाद हों, और पार्टीज इस काबिल हों कि कॉन्ट्रैक्ट करने की सलाहियत रखती हों। देन एग्रीमेंट इज मेड फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन। जो कमर्शियल मामला था, याद है कंसिडरेशन, कंसिडरेशन लीगल होनी चाहिए। ए ने बी से कहा कि अगर तुम मुझे 1 किलो आम दोगे तो मैं तुम्हें 10 ग्राम हीरोइन दूंगा। गलत हो गया, कंसिडरेशन लॉफुल नहीं रही। एक बंदा तो आम दे रहा है, वो एक लॉफुल चीज़ है, लेकिन दूसरा बंदा नशा दे रहा है, तो कंसिडरेशन लॉफुल होनी चाहिए, कंसिडरेशन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हम कंसिडरेशन पे भी आज इंशाल्लाह पूरा यूनिट पढ़ेंगे, कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट पे भी यूनिट पढ़ेंगे। देन एग्रीमेंट एक लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए हो रहा हो, एग्रीमेंट का मकसद बड़ा नेक हो, उसका मकसद इलीगल ना हो। कंसिडरेशन जो मिल रहा है मुआवजा वो भी लॉफुल हो, और जो मकसद है वो भी लॉफुल हो। यानी इस वक्त मकसद तो सही था, तिजारत हो रही थी, आम खरीदा जा रहा था, या एक बंदा एक फल खरीद रहा था, मकसद लॉफुल था, लेकिन जिस कंसिडरेशन से खरीद रहा था वन लॉफुल थी। तो समटाइम ऐसा हो सकता है कंसिडरेशन लॉफुल हो, मकसद गलत हो। एक बंदे ने दूसरे से जाके कहा मुझे 40 टन गंदम खरीदनी है। अब गंदम तो एक लॉफुल ऑब्जेक्ट है, और मैं तुम्हें पैसे दूंगा, पाकिस्तानी पैसे, बिल्कुल हक हलाल के पैसे, कोई गड़बड़ नहीं, कंसिडरेशन साफ है। ये 40 टन गंदम खरीद क्यों रहा है? उसको स्टॉक कर लेगा, जब पाकिस्तान में शॉर्ट हो जाएगी तो अचानक से बहुत महंगे दामों बेच देगा। इसका ऑब्जेक्ट गलत है। बहुत सारे लोग ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन में फ़र्क नहीं समझ पा रहे होते। ऑब्जेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट करने के पीछे मकसद, और कंसिडरेशन है वो जो दोनों पार्टीज़ को उस कॉन्ट्रैक्ट में एक दूसरे से मिल रहा है, वो कंसिडरेशन है। तो कंसिडरेशन भी लॉफुल होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए। ऑब्जेक्ट लॉफुल के ऊपर भी आज इंशाल्लाह डिस्कशन होगी। देन एग्रीमेंट इज नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड बाय लॉ। लॉ ने कहीं इस तरह के एग्रीमेंट को लिख ना दिया हो कि इस तरह का खबरदार एग्रीमेंट मत करना, ये तो होता ही वॉइड है। इसका मतलब है लॉ हमें एक लिस्ट बता सकता है कि ये एग्रीमेंट हैं जो वॉइड हैं। चैप्टर 4 में इसके ऊपर डिस्कशन होनी है। तो 5 एसेंशियल्स टेक्निकली हमने देखे हैं। 1-3 अगर करते हैं, जज़ाकल्लाह। 5 एसेंशियल्स हमने देखे हैं। ऑफर एक्सेप्टेंस के बाद अगर हम एग्रीमेंट तक पहुंच गए हैं तो ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तब बनेगा जब 5 बातें हों। पार्टीज़ की रजामंदी भी हो, पार्टीज़ इस काबिल भी हो कि कॉन्ट्रैक्ट कर सकें, पार्टीज़ जो है वो लॉफुल कंसिडरेशन के थ्रू ये काम कर रही हों, ऑब्जेक्ट भी लॉफुल हो, और अल्टीमेटली लॉ ने उसे मना ना किया हो। तो अगर आपसे कोई पूछे पेपर में एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या हैं तो आप ये 5 बता सकते हैं। नंबर थोड़े ज़्यादा हैं तो आप इसमें एक प्रॉपर ऑफर और प्रॉपर एक्सेप्टेंस भी लिख सकते हैं। इन 5 में से 3 एसेंशियल्स हम अभी आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, जिसमें कंसिडरेशन है, ऑब्जेक्ट है, और कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। और जो एक लिस्ट है जो लॉ ने मना किया हुआ है एग्रीमेंट्स का, और जो फ्री कॉन्सेंट है, ये हमारा चैप्टर 4 का टारगेट है इंशाल्लाह। तो क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? एक एक करके अब चीज़ों को ओपन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कैपेसिटी ऑफ पार्टी की। अब 3 दबाना पड़ेगा। ये असल में ये डेली अच्छा खासा तंग करने वाला काम होता है, तो इस वजह से ख़वातीन चेंज हो जाती हैं। देखते हैं अब कब तक कौन खातून जो है ना 8 दिन तक। कल बाकी 2 क्लासों में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ये वाली क्लास में जो है ना, ये आज अभी अगली क्लास में जाएंगे तो हो सकता है वो 2 दिन तक बर्दाश्त की हो, फिर वो आज। तो मैं कल आपसे फीडबैक शेयर करूंगा। अगर उस 2 क्लास में ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब है इस क्लास में ज़रा थोड़ी कमज़ोर दिल की ख़वातीन तो जो है ना,
किसी तरीके से कोई मोटिवेट हो के एक बंदा टिक जाए यहाँ पे जो है ना। मसला ये है कि यहाँ पे हमारा बंदा बैठा होता, लेकिन अब हमें कमरे को मैक्सिमम यूज़ करना है, तो थोड़ी सी माजरत जी। ज़बरदस्त, जज़ाकल्लाह। 5 बातें हमें समझ आई। अब कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कौन है कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट? अब बेसिकली जैसा कंप्यूटर में नहीं होता, फोल्डर बने हुए होते हैं, फोल्डर पर डबल क्लिक ओपन होता है, तो सामने आपके 5 एसेंशियल्स हैं। 5 एसेंशियल में से एक एसेंशियल का नाम है कंपिटेंस ऑफ पार्टी। इसको हम कैपेसिटी ऑफ पार्टीज भी कहते हैं। आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, इसके अंदर 2-3 चीज़ें निकलेंगी, फिर हर चीज़ पर डबल क्लिक करेंगे, उसके अपने रूल्स निकलेंगे। तो हमने कैपेसिटी ऑफ पार्टी या कंपिटेंस ऑफ पार्टी पे डबल क्लिक किया कि वो क्या होता है, तो उन्होंने हमें कह दिया है हु आर कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने कहा 3 तरह के लोग कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। 3 फीचर्स आप में होने चाहिए। नंबर 1, हर वो शख्स जो एज ऑफ मेजॉरिटी को पहुंचा हुआ हो, एक ख़ास लेवल की उम्र तक पहुंच गया हो, माइनर ना रहा हो, छोटा बच्चा ना रहा हो, अक्लो शऊर रखता हो और कानूनी तौर पे कॉन्ट्रैक्ट करने की उम्र तक पहुंच गया हो, एंड ऑफ साउंड माइंड, और उसका दिमागी तवाज़ुन भी ठीक हो। अब आप लोगों में से, इनमें से पता नहीं कितनी बातें पूरी हो रही हैं। आप में से जो 18 साल से कम होंगे वो एज ऑफ मेजॉरिटी नहीं रखते, लेकिन साउंड माइंड तो है। क्या इस क्लास के दौरान भी साउंड माइंड है? छा गए। इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही सब्जेक्ट। जिस कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करता है, उस कॉन्ट्रैक्ट ने उसे डिस्क्वालीफाई ना किया होगा, नहीं भाई ये बंदा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो कौन है कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट? वो जो एज वाइज भी मुनासिब एज का हो, जो लॉ ने बताई है, जो साउंड माइंड भी हो, और जिसको लॉ ने मना ना किया हो। अब प्रॉब्लम ये है कि एज ऑफ मेजॉरिटी क्या है, साउंड माइंड क्या है, और ये नॉट डिस्क्वालीफाइड क्या है। अब हम क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे, फिर इस पर डबल क्लिक करेंगे, फिर इस पर डबल क्लिक करेंगे। तो यानी इस एसेंशियल में उसने कहा कि तीन चीज़ें होनी चाहिए। आप मेजॉरिटी की एज को पहुँचे हुए हो, आप साउंड माइंड हो, और आपको लॉ ने मना ना किया हुआ हो। अब एज ऑफ मेजॉरिटी के ऊपर बहस है हमारी। माइनर किसे कहते हैं? पाकिस्तान के डिफरेंट अलग अलग लॉज हैं। यहाँ पे भी एक लॉ लिखा हुआ है, आपके पास भी लॉ लिखा हुआ है, गार्डियन वार्ड एक्ट भी है, सिटीजनशिप एक्ट भी है। किताब में आपके पास डिफरेंट नाम आ रहा होगा। 18 साल एज ऑफ मेजॉरिटी पाकिस्तान में नॉर्मली काउंट होती है। यानी नॉर्मली हम पाकिस्तान में ये मानते हैं कि जो शख्स 18 साल का हो गया वो मेजर है। अब 18 साल से क्या मुराद है? 18 साल का एंड, 18 साल का स्टार्ट। बहुत आसान बात है कि जिस दिन उसकी 18वीं सालगिरह है, उससे पिछले दिन रात 12 बजे वो मेजर हो गया। 12:01 पे वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, और 11:58 पे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। बात समझ आ रही है? तो लॉ को लगता है कि 18 साल का बच्चा इतना बड़ा हो गया है कि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकता है, वो अक्लो शऊर रखता है। लेकिन 18 साल से छोटा बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा अक्लो शऊर नहीं रखता। तो लॉ ने नॉर्मल एज बताई है हमें 18 साल। लेकिन कुछ बच्चों के साथ हादसा हो जाता है, कुछ बच्चों के साथ इस तरह का मामला होता है कि उनके पेरेंट्स में से कोई एक या दोनों उससे छिन जाते हैं, डेथ हो जाती है, सेपरेशन हो जाती है, कुछ और इस तरह का मसला। तो फिर क्या होता है कि ऐसे में एक कानून है जो एक गार्डियन को अपॉइंट कर देता है उनके ऊपर। ये गार्डियन नॉर्मली कोई चाचा, मामा, ताया इस तरह के लोग होते हैं जो क्लोज रिलेटिव्स में से होते हैं। जब कोई गार्डियन अपॉइंटेड हो तो लॉ ने कहा अब एज ऑफ मेजॉरिटी 18 साल नहीं है, अब 21 साल है। ये क्या बात हुई? चूँकि लॉ को लगता है कि अभी वो बच्चा कानूनी तौर पे तो समझदार हुआ है, लेकिन इमोशनल तौर पे भी समझदार नहीं हुआ। 18 साल का बच्चा समझता तो है अच्छा बुरा क्या है, लेकिन चूंकि अभी वो फिर भी उतना बड़ा नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं वो अपने चाचे, मामे, ताए के इन्फ्लुएंस के अंडर आ जाएगा। तो हो सकता है किसी दिन उसका चाचा जो है, जब ये 18 साल का होने वाला हो, तो चाचा ऐसे बिठा के समझाए कि देखो बेटा, मैंने तुम्हें बचपन से पाला, तुम्हारे बाप के जाने के बाद मैंने अपने बच्चों की इतनी परवाह नहीं की जितनी तुम्हारी परवाह की। मेरे बच्चे आधी रोटी खाते थे, तुम्हें मैं 2 रोटियां खिलाता था। बच्चा जनाब, उसकी आंखों में आंसू आ गए, चाचा आपने जो किया है ऐसा तो कोई कर ही नहीं सकता। तो चाचा ने कहा अब देखो तेरा चाचा बूढ़ा हो गया है, अब मेरे से काम भी नहीं होता, सारी ज़िंदगी तुम्हें ही पालने में गुजार दी। वो जो तुम्हारे फादर की प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे मुंतकिल होनी है 18 साल की उम्र में, तो तुम्हें नहीं लगता कि वो चाचा जो इतना शफीक चाचा है, तुम्हें उसका ख्याल करना चाहिए। अब बच्चा 18 साल की एज में ज़हनी तौर पे या कानूनी तौर पे तो मैच्योर है, लेकिन इमोशनल तौर पे मैच्योर नहीं है।
कानून ने बड़ा हिसाब लगाया कि किस एज में बच्चा बदतमीज़ हो जाता है, कि चाचे से कहेगा तो सो व्हाट है, मतलब किया है तो किया है, कोई बात नहीं, मेरे भी किसी भतीजे के साथ ऐसा होगा, मैं भी उसकी मदद कर लूँगा। तो 21 साल की एज उन्होंने तय की, तो उन्होंने कहा जहाँ एक गार्डियन अपॉइंट हुआ है वहाँ 21 साल एज ऑफ मेजॉरिटी और बाकी केसेस में 18 साल। तो इसका मतलब है मेजर वो होगा जो नॉर्मली 18 साल है, लेकिन अगर उसका गार्डियन अपॉइंट हुआ है तो 21 साल। तो ये कंपिटेंस की पहली शर्त। दूसरी शर्त साउंड माइंड, लेकिन उससे पहले माइनर से रिलेटेड किताब ने सोचा कि छोटी छोटी सी आपको बातें बता दें। माइनर अब कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वो नहीं है, कंपिटेंट नहीं है, लेकिन माइनर तो बच्चा है, बच्चा तो शरारत कर जाएगा। बच्चे को नहीं पता वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंपिटेंट है या नहीं, लेकिन एक बड़े के साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब बच्चा तो बेवकूफ़ है, क्या बड़ा भी बेवकूफ़ है? तो अगर एक बच्चा और बड़ा आपस में कॉन्ट्रैक्ट करें तो बच्चे को कोई कुछ नहीं कहेगा, बड़े से कहेंगे ये क्या किया है। एन एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, शुरू से ही गलत है। आपने माइनर के साथ एग्रीमेंट किया और उस बंदे ने कहा माइनर से कि मैं तुम्हें आम बेचूंगा तो मुझे 300 रुपये देना। माइनर ने कहा ठीक है, बड़ा मज़ा आएगा। उसने आम दिए, माइनर ने आम खा लिए। उसने कहा पैसे नहीं, कौन से पैसे, केड़े पैसे? वो अदालत ले गया माइनर को, उसने कहा जी बच्चा मेरे आम खा गया, इसने पैसे नहीं दिए। अदालत ने बच्चे की उम्र क्या है, उन्होंने कहा 16.5 साल। जज का कहका निकल गया। उसने कहा यार को खुदा को गौर करो, आब्दी साहब जब लॉ पढ़ा रहे थे तो उस दिन छुट्टी पे क्यों थे तुम? ठीक है, तो वो तो आम बेच रहा था, उधर आम लेने गया हुआ होगा। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चे से आपने एग्रीमेंट कर लिया, ओके कोई मसला नहीं लॉ को, लेकिन वॉइड एक ऐसी चीज़ है जिसमें अदालत आपको कोई पावर नहीं देगी। ये वर्ड एब इनिशियो है, ये एग्रीमेंट ही गलत था, तो अदालत कहेगी आपने जो किया है मुझे नज़र ही नहीं आ रहा, मुझे पढ़ाई नहीं दे रहा, क्योंकि वर्ड एब इनिशियो है, ये शुरू से ही गलत है, पता नहीं कागज़ पे क्या लिखा हुआ है। बच्चे के साथ आपका जो एग्रीमेंट था कानूनी तौर पे कर नहीं सकते थे, कर लिया, जाओ बच्चे को समाजी तौर पे ही पकड़ो, उसके वालिदैन को शिकायत लगाओ, मेरे पास मत आओ, कानूनी मैं आपको कोई वो नहीं दूंगा। तो बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट वर्ड एब इनिशियो। इट इज़ नेसेसरी कि पर्सन कंपिटेंट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में जब एक बंदा एंटर हो रहा है तो उस वक्त वो कंपिटेंट होना चाहिए। इसका मतलब है माइनर के एग्रीमेंट बाद में रेटिफाई नहीं हो सकते। ये नहीं, ऐसा ना हो कि आप कहें आज बच्चा 16.5 साल का, मैं इससे एग्रीमेंट कर लेता हूँ और 3 साल बाद इससे कहूँगा कंफर्म कर दो जो तुमने बचपन में एग्रीमेंट किया था। तो माइनर अगर 3 साल बाद कंफर्म भी कर देगा तो 3 साल पुराना एग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा। इस फिनोमेना को रेटिफिकेशन कहते हैं, जिसमें एक बंदा बाद में आके पिछली किसी चीज़ की तस्दीक करता है। तो रेटिफिकेशन माइनर नहीं करेगा। पर्सन मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका मतलब है ये वो वाला मजाक भी नहीं किया जा सकता। फिर अगर एक माइनर एग्रीमेंट जॉइंटली करता है किसी मेजर पर्सन के साथ, तो ऐसा एग्रीमेंट सिर्फ मेजर के अगेंस्ट एनफोर्स हो सकता है, माइनर के अगेंस्ट नहीं हो सकता। एक छोटे बच्चे ने एक बड़े के साथ मिलकर किसी तीसरे से एग्रीमेंट किया, इस बच्चे को वो नहीं पकड़ सकता लेकिन इस बड़े को पकड़ सकता है, क्योंकि बच्चा तो छोटा बच्चा है। फिर और बड़ा मजे का, इफ माइनर रिप्रेजेंट फ्रॉडलेंटली और अदरवाइज, एक माइनर ने फ्रॉड या किसी और तरीके से साबित कर दिया कि वो एज ऑफ मेजॉरिटी रखता है और इंड्यूस किया, कन्विंस किया अनदर टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद हिम, इवन देन ही विल नॉट बी लायबल। एक माइनर जो है वो मूछें बढ़ा के और जनाब सर पे टोपी पहन के और जो है ना ज़रा कुर्ता शलवार पहन के ज़रा बड़ा बड़ा लगते हुए जो है ना वो पहुंचा और उसने जाके के एग्रीमेंट कर लिया, अगले बंदे को लगा के ये मेजर है, एग्रीमेंट हो गया, माइनर ने धोखा दे दिया, तो भी कसूर माइनर का नहीं, कसूर उस बड़े का है जो धोखा खा गया। तो यहाँ लॉ ने बच्चों को काफ़ी इख्तियार दिया। किताब ने पूरी बातें नहीं लिखी लेकिन पूरी बातें बड़ी मज़े की हैं। माइनर पे केस नहीं हो सकता लेकिन माइनर केस कर सकता है। तो माइनर का बड़ा मज़ेदार सा मामला है। अब बहुत सारे लोग मिस कर रहे हैं अपने एज ऑफ माइनॉरिटी कि काश उस वक्त हमें पता होता हमारे क्या इख्तियार हैं, हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर लेते, कोई भी बड़ा कर लेते तो जो है ना वो हमें कोई ना पकड़ता। तो माइनर कत्ल कर सकता है जी, माइनर कत्ल कर सकता है, ये सवाल है। ठीक है, कत्ल चूंकि एग्रीमेंट ही गलत है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डायमेंशंस में ही नहीं आता।
अब सवाल ये है कि अगर वो कत्ल करेगा तो क्या उसे पकड़ा जा सकता है? जवाब आज और थ्रू आउट सारे लेक्चर आपने जहन में रखना है। हम जो लॉ पढ़ रहे हैं ये तिजारती कानून है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसमें हम तिजारत के कवानीन पढ़ रहे होंगे। पाकिस्तान के सारे मसलों का हल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं मिलेगा। बच्चे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के रूल्स पढ़ के ना शादी के मसले पूछना शुरू कर देते हैं, तो उनको फिर मैं समझाता हूँ कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तिजारती कानून है, इस पे सारे कवानीन ऑफर, एक्सेप्टेंस, वो सारी बातें ना उनको मतलब तकरीबन मिलती जुलती लग रही होती हैं। तो जाहिर है पाकिस्तान में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, इवन कत्ल करने का एग्रीमेंट भी तो है, तो एक एग्रीमेंट, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तिजारती चीज़ों को डील करता है। तो अगर एक बच्चा किसी को कत्ल कर दे तो वो क्रिमिनल लॉ के अंदर आता है। तो छोटे बच्चों की अलग जेलें भी होती हैं, अलग सज़ाएं भी होती हैं, तो लॉ ने उसको क्राइम के ऊपर पनिशमेंट ज़रूर देनी है ताकि वो बच्चा थोड़ा सा सुधर जाए और आइंदा दोबारा कत्ल ना करे। शायद सज़ाएं मौत नहीं देंगे उसे, लेकिन उसको एक ख़ास लेवल की सज़ा दे देंगे, तो इसलिए वो हमारे लॉ से बाहर निकल जाएगा और वो किसी और लॉ के अंदर कवर होगा। तो माइनर तिजारती कॉन्ट्रैक्ट में कोई गड़बड़ करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसे बता रहा है। तो माइनर के साथ तिजारती कॉन्ट्रैक्ट करना वॉइड, डन। इवन माइनर का जो शादी का कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि माइनॉरिटी ये तो अंग्रेज़ ने बताई है ना, हम तो इस्लाम की बलूगियत की एज की बात करेंगे। तो इस्लाम के मुताबिक एक बंदा अगर बालिग हो गया तो शादी कर सकता है, तो वो 18 साल एज नहीं है, वो उससे पहले है, ठीक है। तो वो मतलब इसलिए हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सारे मसलों को ज़िंदगी के सारे मसलों से मैच नहीं करना। इस क्लास में रहते हुए हमने सिर्फ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को समझना और उसके हिसाब से जवाब देना है। लेकिन वैलिड सवाल है कि अगर एक माइनर जुर्म कर दे तो क्या होगा, वो फिर जुर्म के कवानीन में जाएगा, क्रिमिनल लॉ के अंदर आएगा। ये सिविल लॉ है। सिविल लॉ होता है जिसमें इंसानों से जो मामला होते हैं वो, और क्रिमिनल में होता है कि स्टेट पनिशमेंट दे रही होती है कि एक बंदे ने अगर कुछ जुर्म किया है। माइनर समझ आया? सेकेंड है फिर साउंड माइंड। अब साउंड माइंड किसे कहेंगे? अनसाउंड किसे कहेंगे? जो साउंड ना हो। और साउंड किसे कहेंगे? जो अनसाउंड ना हो। वाजिब है। एक शख्स को साउंड तब कहेंगे जब एट द टाइम जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ही इज कैपेबल टू अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू फॉर्म अ रैशनल जजमेंट एज टू इट्स इफेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट। एक शख्स कॉन्ट्रैक्ट करते समय अगर इतनी समझ रखता हो कि उसे पता हो कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, उसे समझ आ रहा हो कॉन्ट्रैक्ट क्या, और उसे ये भी पता लग रहा हो इसमें मेरा अच्छा बुरा क्या है, तो उसको हम कहेंगे वो साउंड माइंड है। साउंड माइंड इज़ अ पर्सन जो एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट इतना अक्ल शऊर रखता है कि अपना अच्छा बुरा उस कॉन्ट्रैक्ट में समझ सके, वो साउंड माइंड है। अब साउंड माइंड की एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि इसमें फिर सिनेरियो आए तो सिनेरियो में हम वो कर सकते हैं। अनसाउंड माइंड की 3 किस्में होती हैं। एक प्योर अनसाउंड होता है, एक दरमियाने लेवल का अनसाउंड होता है, और एक कभी कभी अनसाउंड होता है। जो प्योर अनसाउंड होता है उसको हम स्पेसिफिक पर्सन या इडियट्स कहते हैं। वो लोग जो बाय बर्थ डेफिशिएंट होते हैं, वो लोग जो बाय बर्थ जो है वो जिनकी अकल काम नहीं करती, जिनको कोई बीमारी होती है इस तरह की कि वो पैदाइशी तौर पे, वो जहनी तौर पे, जिनको हम स्पेशल पर्सन्स भी कहते हैं। तो कुछ ये कैटेगरी होती है अनसाउंड की। कुछ होते हैं ल्यूनेटिक। ल्यूनेटिक का मतलब है जिनको पागलपन के दौरे पड़ते हों। ऐसे लोग जो ज़्यादातर पागलपन के दौरे वाली हालत में रहते हो, लेकिन कभी कभी वो होशो हवास में भी होते हो। और जब होशो हवास में हो तो ऐसी ऐसी ज़बरदस्त बातें करेंगे, बंदा कहेगा यार क्या बात है, लेकिन ज़्यादातर वो पागलपन की हालत में रहते हो। फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो ज़्यादातर तो ठीक हैं, लेकिन डिलीजियस फ्रॉम फीवर हैं, बीमारी की शिद्दत की वजह से अजीब बहकी बहकी बातें करना शुरू कर दें अगर, या उन्होंने बहुत ज़्यादा पानी पिया हुआ हो, ड्रंकन, ठीक है, देखें ना, पानी की बोतल, या बहुत ज़्यादा लस्सी पी रखी हो, ठीक है। तो अगर एक शख्स नॉर्मली ठीक है लेकिन किसी वक्त बहुत ज़्यादा लस्सी चढ़ा जाए और बहकी बहकी बातें करना शुरू कर दे, तो ये शख्स कभी कभी पागल है, ये शख्स ज़्यादातर पागल है, और ये शख्स हमेशा पागल है। तो इसके साथ एग्रीमेंट ही वॉइड है, क्योंकि हमने कहा जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो सही हो, ये तो कभी भी सही नहीं है। ये जो ज़्यादातर पागल है, पागलपन वाले टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकेगा, लेकिन जब ये सही होगा तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ये शख्स जो ज़्यादातर ठीक है उस हालत में कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन जिस वक्त इसने पी रखी होगी लस्सी उस वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, अदरवाइज ये कर सकता है।
अब यहाँ एक डिबेट आती है जो कि अब किताब डिस्कस नहीं करती कि ल्यूनेटिक के केस में चूंकि ज़्यादातर पागलपन की हालत में है, तो जिस बंदे ने गवाही दी है कि ये इस वक्त सही है, अगर कल को गड़बड़ हुई तो उसी को पकड़ेंगे। और ये बंदा जो ज़्यादातर ठीक होता है, और एक बंदा आगे इल्ज़ाम लगा देता नहीं जी इस वक्त नशे में है, तो जो इल्ज़ाम लगा रहा है उससे पूछेंगे कि तुम साबित करो। जो मशकूक बात करेगा ये ज़्यादा ठीक है, तो मशकूक बात क्या है कि इस वक्त साउंड नहीं है, तो जो उसको कहेगा कि ये इस वक्त साउंड नहीं है उसी को साबित करना पड़ेगा। और ये ज़्यादातर पागल है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर आएगा जो कहेगा कि ये इस वक्त ठीक है। तो उसके साथ बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इसके साथ या इसके साथ उन इंटरवल्स में हो सकता है जब ये साउंड है। तो ऐसे में ना किताब ने 2 जनरल रूल्स बताए। अ पर्सन हु इज़ यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड, जो ज़्यादातर अनसाउंड होता है लेकिन कभी कभी साउंड होता है, ये कौन है भला? ल्यूनेटिक। मे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ साउंड। अब दूसरे बंदे की बात करते हैं जो यूजुअली साउंड माइंड होता है बट ओकेजनली ऑफ अनसाउंड, मे नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड। सर अगर वो कर लेता है जी, अगर कर लेता है तो हम कहेंगे कि ये एक इनकम्पिटेंट बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट किया है। जो इनकम्पिटेंट बंदे ने अगर कॉन्ट्रैक्ट किया तो कॉन्ट्रैक्ट तक तो पहुंचा ही नहीं, एग्रीमेंट ही फ्लॉप हो गया, वॉइड हो गया। वॉइड में होगा क्या? वॉइड में किसी पार्टी को अपने कानूनी राइट्स नहीं मिलेंगे। एक बंदे ने अनसाउंड माइंड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, एक पागल को आम बेचे, वो लेके भाग गया। अब आप अदालत का दरवाज़ा खटखटा के उनसे नहीं कह सकते कि मुझे आम वापस दिलवाएं या पैसे वापस दिलवाएं। तो वॉइड का मतलब है कि आप कानूनी तौर पे उसको नहीं इन्फोर्स कर सकेंगे, समाजी तौर पे ज़रूर इन्फोर्स कर दें, उसके घर पहुंच जाएं, शिकायत लगा दें, लेकिन कानून आपको पावर नहीं देगा। तो माइनर मेजर समझ आया? यस सर। साउंड माइंड अनसाउंड माइंड समझ आया? डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग, हमने तीसरा कहा था उसको लॉ ने मना भी ना किया हो कॉन्ट्रैक्ट करने से। लॉ ने 4 तरह के लोगों से हमें कॉन्ट्रैक्ट करने से मना किया है क्योंकि उसमें हमारा नुकसान है। एक दूसरे मुल्क का ऐसा रिहायशी जिसके साथ पाकिस्तान वॉर में, मेरे ख्याल में एक दफ़ा वन कर दीजिएगा ज़रा, जज़ाकल्लाह। सिटीज़न ऑफ फॉरेन कंट्री जिसके साथ पाकिस्तान वॉर में है। अभी थोड़ी पहले मैंने एग्जांपल दी है, पाकिस्तान का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था इंडिया के एक बंदे के साथ और अचानक से जंग छिड़ गई। तो अगर आपके मुल्क की किसी मुल्क के साथ जंग छिड़ जाए तो उस मुल्क के लोग आपके लिए एलियन एनिमी बन जाते हैं, आपके दुश्मन बन जाते हैं। तो लॉ ये कहता है कि ऐसे में वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर देने चाहिए या होल्ड कर देना चाहिए जब तक कि जंग ठीक नहीं हो जाती। तो दूसरे मुल्क का शहरी जिसके साथ पाकिस्तानी वॉर में है, लॉ ने मना किया ऐसे बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट ना करो, करोगे तो तुम्हें राइट्स नहीं मिलेंगे, लॉ हमें बेनिफिट्स नहीं दे सकेगा, क्योंकि इस वक्त तो वैसी जंग चल रही है और जंग में अचानक से उसको अपने मुल्क की मोहब्बत जागेगी और वो हमारा नुकसान कर देगा। तो लॉ ने ऐसे लोगों से मना किया हुआ है। देन हमारे एम्बेसडर्स वगैरह, फ़ौरन जो हमारे मेहमान होते हैं, दूसरे मुल्क के सिफारतकार पाकिस्तान में आए हुए हो, दूसरे मुल्क के ऑफिशियल डेलीगेट्स पाकिस्तान में आए हुए हो, तो जो दूसरे मुल्क के इस तरह से ऑफिशियल मेहमान, एक तो है ना कि कोई भी फॉरनर आ गया पाकिस्तान में, एक ये कि दूसरे मुल्क का कोई ऐसा बंदा जो पाकिस्तान गवर्नमेंट का ऑफिशियल मेहमान है, तो लॉ ने उनको ये पावर दी है कि आपको इम्यूनिटी मिली हुई है। इम्यूनिटी का मतलब है हमने उनको इख्तियार दिया है कि पाकिस्तान का कोई आम शहरी उन पे लीगल केस नहीं कर सकता। गवर्नमेंट करना चाहे कर सकती है, लेकिन एक आम आदमी एम्बेसडर लेवल के लोगों को, सिफारतकार लेवल के लोगों को, गवर्नमेंट के ऑफिशियल डेलीगेट्स, ऑफिशियल मेहमान लेवल के लोगों पे हम केस नहीं कर सकते। वो चाहें अपने आप को अदालत के सामने पेश करना उनकी मर्जी है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट उनको ये पावर है कि उनके ऊपर केस नहीं हो सकता। तो लॉ ने मना कर दिया, उन्होंने कहा खबरदार आपने ऐसे लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, करोगे तो फिर नुकसान खुद होगा, हमारे पास रोते हुए नहीं आना, हम तुम्हें बचा नहीं सकेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, आप कर सकते हैं, लेकिन वॉइड का मतलब है फिर आप उसमें लीगल जो एनफोर्सेबिलिटी है वो अवेल नहीं कर सकेंगे। जी सर, हर कंट्री में ऐसे होता है कि फॉरेन हर वो कंट्री जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 चलता है, क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ रहे हैं, बड़ा जहन में रखना है हम जो पढ़ रहे हैं हम पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं और हम जितनी भी कवानीन है पाकिस्तान के दायरे में रह के पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए ना होता ये कि पहला लॉ है जब स्टूडेंट्स को मिलता है तो लोग इतने जज्बाती होते हैं कि इसकी बेस पे वकील बनने की पूरी कोशिश करते हैं, तो फिर वो सारे मुल्कों को, सारे मामलात को, पाकिस्तान के सारे मसलों को सोचना शुरू कर देते हैं। ज़रूर सोचिएगा लेकिन पेपर देने के बाद वाली छुट्टियों में। बड़ा मज़े का लॉ है, यस, ये बेस लॉ है, बहुत सारे लॉ की बेस है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये एक बड़ा अच्छा फाइन पीस ऑफ लॉ है जो आपको बड़े बेसिक प्रिंसिपल सिखा देता है। अक्सर लॉज में अप्लाई होता है, थोड़ी सी अल्ट्रेशन हो जाती है हर जगह। तो आप अपने तौर पे
जब फ्री हो पेपर देने के बाद तो आपने क्या करना है, आपने कहना है ये रूल लिखना है, चैट जीपीटी पे जाना है, आपने कहना है ये फॉरेन सिटीजन वाला रूल है, ये कौन कौन से मुल्क के कौन कौन से लॉस पे एप्लीकेबल है। उसने आपको 150 मुल्कों की लिस्ट निकाल के दे देनी है। अब तो आपके पास चैट जीपीटी, अब तो टेंशन ही नहीं है। मेरे से सारे काम के सवाल पूछें और सारे इधर उधर के सवाल चैट जीपीटी से पूछें। जो एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग के सवाल हैं उधर से पूछ लें, और जो पेपर की अंडरस्टैंडिंग और पास होने वाले पॉइंट से रिलेटेड है वो मेरे से पूछ लें। बहरहाल ये बात समझ आई। इनको राइट है कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं, लेकिन इनको प्रिविलेज है कि इनके ऊपर केस नहीं हो सकता अनलेस कि वो खुद से चाहें कि हम अपने आप को अदालतों की तहवील में देते हैं या अदालतों के सामने ले आते हैं। तो अगर ये नहीं डिसाइड करें अदालतों के सामने जाना, तो इनको ज़बरदस्ती हम अदालत के सामने नहीं ले जा सकते। तीसरे, कन्विक्ट वाइल अंडर इम्प्रिजनमेंट। कन्विक्ट कहते हैं मुजरिम को, एक होता है मुलजिम, हम उसकी बात नहीं करें। कन्विक्ट मुजरिम, एक मुजरिम जिस वक्त वो जेल में है, इज इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। वो मुजरिम जो जेल में, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अगर कोई मुजरिम दूसरे मुल्क दवाइयाँ लेने चला जाए वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अगर एक कैद में हो और मुजरिम ना हो वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। दिल की बात कर दी ना, ठीक है, अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे वाकई ऐसा हो। तो कहने का मतलब है कि जिसमें दोनों फीचर्स मौजूद हों वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, कैदी भी हो मुजरिम भी हो। अब अगेन मुजरिम उसे नहीं कहेंगे जिसको मेरा दिल मानता है मुजरिम, उसे कहेंगे जिसको अदालत ने कहा हो कन्विक्ट। कन्विक्ट का मतलब है वो जो अदालत में वो जज भाई हथौड़ा मार के जब कहता है ना इस बंदे पे फर्द जुर्म आयद हो गई, तो वो कन्विक्ट हो गया। तो अब आपकी पसंद का बंदा अगर जेल में और उसको एक कॉम्पिटेंट अदालत ने मुजरिम डिक्लेयर कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, लेकिन अगर जमानत पे बाहर आया हुआ है तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो रूल बड़ा सिंपल सा है, मुजरिम भी हो कैदी भी हो, साइमल्टेनियसली कन्विक्ट्स वाइल अंडर इम्प्रिजनमेंट इज इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। लेकिन जब उनका सेंटेंस सज़ा ख़त्म हो जाए तो भी ये चीज़ वेव हो जाएगी, या जब वो पैरोल पे हो, ज़मानत पे हो, तो वो कर सकते हैं। तो ये दोनों फीचर्स होंगे तो वो बंदे को मना कर दिया है। एक बंदा है ही मुजरिम और है ही हवालात में, क्यों करना उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट? और करने कॉन्ट्रैक्ट तो अब अदालत आपको क्या राइट्स देगी? बंदे को जो मैक्सिमम कर सकते हैं उन्होंने उठा के जेल में डाल दिया, मुजरिम का लेबल लगा दिया है। उसके बाद भी अगर आप उसके साथ एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं तो नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा। चौथा आखिरी पॉइंट है इसमें, इंसॉल्वेंट, दिवालिया हो चुका हो जो बंदा। यानी कि अगर एक बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट्स किए और उसकी एसेट्स कम हो और उसकी लाइबिलिटी ज़्यादा हो, तो ऐसे में वो घबरा के अदालत की तरफ जाता है और उनसे कहता है जी आप मेरे तहकीक कर लें, मेरे पास कुछ नहीं बचा, आप मुझे दिवालिया डिक्लेयर कर दें। दिवालिया डिक्लेयर करने का मतलब है फिर अदालत ऑफिशियली कह देती है इस बंदे से मजीद पैसे नहीं मांगे जा सकते। गवर्नमेंट एक ऑफिशियल असाइनी को भेजती है, वो उसके सारे एसेट्स का हिसाब किताब लगाता है, उसने पिछले 1 साल में जो जो किसी को गिफ्ट दिए हैं वो वापस रिवर्स किए जाते हैं, और उसके बाद उसकी लाइबिलिटीज़ क्लियर करते हैं, जितनी हो सके क्लियर कर देते हैं, बाकियों से माजरत कर लेते हैं। पुराने ज़माने में जब एक बंदा अपने पैसे नहीं दे पाता था तो लोग उसे ग़ुलाम बना के ले जाते थे। तो इंसानियत की तज़लील से बचने के लिए गवर्नमेंट ने इंसॉल्वेंसी का लॉ निकाला हुआ है कि अगर एक बंदा इस काबिल हो जाए कि वो नहीं कर सकता अपने पैसे अदा, वो गवर्नमेंट को बताए, गवर्नमेंट आके उसको तहकीक करेगी और उस पर दिवाली का ठप्पा लगा देगी। तो 3 तरह की चीज़ें कॉम्पिटेंट में होनी चाहिए, आप मेजर भी हों, आप साउंड भी हों, और आपको लॉ ने मना भी ना किया हुआ हो। लॉ ने मना ना किया हो कि अंदर भी हमने 4 बातें देखी हैं। अब अगेन मैं स्टूडेंट हूँ बी लॉ का, सर ये इंसॉल्वेंसी के लिए कौन से अदालत में अप्लाई करना पड़ता है? सर कितने दिन में इंसॉल्वेंसी का जवाब आ जाता है? सर इंसॉल्वेंट होने के बाद कितने अरसे तक हम कॉन्ट्रैक्ट दोबारा नहीं कर सकते? सर इंसॉल्वेंट होने वाला ज़िंदगी में कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अच्छा इंसॉल्वेंट अगर हो रहा हो दरमियान में हो तो उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अच्छा इंसॉल्वेंसी की अगर उसने पैसे अदा कर दिए और उसके बाद वो कहे कि अब मैं कॉन्ट्रैक्ट करूँगा, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा? तो क्या कॉन्ट्रैक्ट जिसके साथ हो रहा होगा उसे राइट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? क्या एक माइनर इंसॉल्वेंट हो सकता है? क्या अनसाउंड माइंड इंसॉल्वेंट हो सकता है? ये सारे सवाल आप पूछें, और मैं टीचर हूँ भाई, हमने सिर्फ ये लाइन पढ़ी है, एक बंदा जिसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाए, इस लाइन से ऊपर का सवाल हमसे नहीं आना। अब इंसॉल्वेंट का पूरा कानून है, लेकिन इस तरह के सवाल दिमाग में आते हैं, परेशान करते हैं। उसी वक्त उसको लिख लिया, भला क्यों? क्योंकि मोबाइल तो ऑफ होकर चार्जिंग पे लगा हुआ है।
ठीक है, उसे कागज़ पे लिख लिया। जब उस मोबाइल को वहाँ चार्जिंग से उतारा तो वो सवाल चैट जीपीटी पे जाके लिख लिया, उसने उसका दुनिया का एक कॉमन सा आपको जवाब दे दिया, जिससे आपके दिल का सुकून पूरा हो गया, आपको इत्मीनान हो गया। लेकिन पेपर में हमसे इस लाइन से ज़्यादा नहीं पूछा जा सकता जितना लिखा हुआ है। तो इसलिए हमने बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना। एक तो पहले ही एक स्किल डेवलप हो रही होती है कि हमने देखना है, समझना है लॉ को, उसके बाद हम खामखा अपनी डायमेंशंस बढ़ा लेते हैं। तो डायमेंशंस नहीं बढ़ानी, ये पहले दिन से आखिरी दिन तक जहन में रखना है, अपने आप को फोकस रखना है कि लॉ ने जो पॉइंट जिधर बताया बस हमने उसको जहन में रखना है, उसमें खुद ही इफ़ एंड बट निकाल के आगे से आगे नहीं चले जाना। तो इसका मतलब है जिस बंदे को डिक्लेयर कर दिया गया है इंसॉल्वेंट, ये भी नहीं बताया किसने डिक्लेयर किया, कैसे डिक्लेयर किया, तो बस जो बताया है, जिस बंदे को इंसॉल्वेंट कर दिया गया हो वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। उसकी प्रॉपर्टी यानी उसके एसेट्स कौन डील करेगा? ऑफिशियल असाइनी या ऑफिशियल रिसीवर, वो जो गवर्नमेंट का नुमाइंदा है वो इसके एसेट्स को डील करेगा। तो कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट जो कि एक बड़ा यूनिट है जिसमें छोटी छोटी सी बहुत सारी बातें थी, हमने उसको डिस्कस किया है। यहाँ पे अगर एक दो हल्के से सवाल हैं तो मुझे बताएं। जी सर इसमें कोई बात नहीं, आप ज़बानी बता दें। स्लाइड दिखाएंगे। ले ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा चलें जी। सर इसमें 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, ये डिसेबिलिटी वाले पे एक्सपायरी जब हो जाए जी जी, कि जो सेंटेंस की एक्सपायरी मतलब ख़त्म, सेंटेंस मतलब सज़ा ख़त्म हो जाए या वो ज़मानत इसके पर। अलावा सर अगर कोई इम्प्रिजनमेंट में है लेकिन उसको कोई मेडिकल के लिए उसको किसी हॉस्पिटल में एडमिट करवा, पेरोल पे है वो पेरोल असल में सिर्फ ज़मानत को ही नहीं कहते, किसी भी किस्म की लीव फ्रॉम द इम्प्रिजन, फ्रॉम द जो प्रिजन है वो पेरोल के अंदर आती है। यानी कि इसके लिए भी मचल के जमा कराए जाते हैं, 50-50 रुपए के ज़मानती फॉर्म होते हैं। तो ये बेसिकली एक तरह की ज़मानत होती है। ज़मानत का मतलब है कि बंदा जाएगा तो वापस भी आएगा। तो आया था ना वापस, आया बंदा वापस आया, वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता था। उसने कहा मैं सिर्फ साबित करने आया था कि जिससे ताकत ली जाती है उसको ताकत मिल भी जाती है। वो पूरे निज़ाम के मुंह पे तमाचा मारने आया था कि जो परमानेंटली डिस्क्वालीफाइड था और 3 दफ़ा से ज़्यादा बन नहीं सकता था, वो 3 दफ़ा से बाद वाला रूल भी ख़त्म करवाया, डिस्क्वालिफिकेशन भी ख़त्म करवाई, पार्टी भी जीती और उसके बाद नहीं बना प्राइम मिनिस्टर। सिर्फ चपेट कराने आया था कि देखो इस मुल्क में ऐसा हो सकता है, मुझे पहले जितना जलील किया था मैं उतना ही पावर लेके आया हूँ, लेकिन मुझे नहीं चाहिए ये सीट। जुल्म हो गया, मोह हो गया पाकिस्तान के साथ। अच्छा जी, दूसरा क्या सवाल था? सर ये फॉरेन सॉवरेन या एम्बेसडर जो होते हैं या पाकिस्तान में किसी को नुकसान पहुंचा देते हैं? जी, अगर ये फॉरेन जो एम्बेसडर्स वगैरह हैं पाकिस्तान में किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, तिजारती नुकसान ना, हम तिजारती लॉ पढ़ रहे हैं। अब अगर आप कहें वो किसी को कत्ल कर दें तो मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर तो नहीं उसको लेके आऊँगा जी। अब अगेन मतलब जैसे उन्होंने कहा रेमन डेविस या इस तरह से करके, मैंने इसीलिए कहा पाकिस्तानी अवाम उन पे केस नहीं कर सकती, गवर्नमेंट केस कर सकती। गवर्नमेंट के मेहमान हैं, उन्होंने बुरा किया, गवर्नमेंट अपने मेहमानों से खुद निपटेगी। आम कीड़े मकोड़े उनके ऊपर केस ना करें, अवाम केस ना करे, गवर्नमेंट खुद निपट लेगी। और मज़े की बात है कि जब आप कत्ल की बात करेंगे तो फिर मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से तो बाहर निकल जाऊँगा। कत्ल करने की सज़ा वो क्रिमिनल लॉ है, ये तो तिजारती लॉ है। इसमें कहें कि वो आम लेके भाग गया, हम तो अभी यही तिजारत की बात कर रहे हैं ना, एक चीज़ बेच रहा है, एक बंदा चीज़ खरीद रहा है। जी कोई आखिरी सवाल अगले टॉपिक पे जाने से पहले जी, ख़वातीन वाली साइड से कोई एक सवाल, इधर से तो 2-3 सवाल हो गए। जी, वो हम पे केस कर सकते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, वो हम पे केस कर सकते हैं, हम उन पे केस नहीं कर सकते। उनको इम्यूनिटी है, हमें इम्यूनिटी नहीं है। अगर कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ हो और कॉन्ट्रैक्ट के बाद जेल हो जाए, मामला नाजुक हो गया भाई। चैप्टर 5-6 से आगे चले गए, चैप्टर 2, 3, 4, 5 कॉन्ट्रैक्ट अभी हुआ नहीं है, हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट हो जाने के बाद कैसे कैसे ख़त्म होगा वो अगले चैप्टर्स का मसला है। चैप्टर 6-7 हमें कई तरीके बताएगा जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाने के बाद ख़त्म होता है। फोकस में रहना बड़ा ज़रूरी है। इस वक्त हम कॉन्ट्रैक्ट बनाने तक की डिफ़िकल्टीज देख रहे हैं। जो अनसाउंड है कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं सकेगा, बात समझ रहे हैं। तो हो जाने के बाद जो होगा चैप्टर 6 में बहुत सारे आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे उसके। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, वक्त कम है और मुकाबला सख्त है।
लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। अब मैंने इसके साथ ना कुछ चीज़ें चैप्टर 7 की भी सजाई हुई थी जो मैंने इससे कनेक्ट करनी थी, लेकिन वो मेरे ख्याल में वक्त कम है, कोई बात नहीं, खैर है। चैप्टर 7 भी अभी मौजूद तो है आगे जाके। अनलॉफुल, हमने 3 तरह के एसेंशियल्स पढ़ने हैं। एक हमने कंपिटेंस ऑफ पार्टीज पढ़ लिया। अब हमने पढ़ा था कंसिडरेशन भी लॉफुल होनी चाहिए और ऑब्जेक्ट भी लॉफुल। अब हम पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन लॉफुल होने से क्या मुराद है। मेनली हम ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। कोई भी एग्रीमेंट जिसका ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन अनलॉफुल हो वो क्या होता है, वर्ड होता है। कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट लॉफुल कब होगा या अनलॉफुल कब होगा, ये 5 मामले होंगे तो एग्रीमेंट अनलॉफुल हो जाएगा। इन 5 में से कोई भी एक मामला हो। ये 5 चीज़ें क्या हैं? इट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ, अगर लॉ ने उसे, अब आपको अच्छा लगे बुरा लगे, लॉ ने मना किया है ना, तो वो अनलॉफुल है। फॉर एग्जाम्पल आप जाएं और आप असेंबली हाउस तक पहुंच जाएं और उसकी दीवार पे चढ़ के और वहाँ एक आज़ादी का झंडा लगा दें और आप कहें मैंने मुल्क आज़ाद करा लिया, पुलिस आपको पकड़ के जेल में डाल दे और कहे आपने अनलॉफुल काम किया, आपने कहा मैंने जो किया वो हक बजाने पे, वो कहेंगे आपको लगता है वो हक बजाने पे बट इट इज़, तो जो फॉरबिडन बाय लॉ है कानून की नज़र में वो अनलॉफुल है। जिसको लॉ ने मना कर दिया, चाहे समाजी तौर पर आपको जितना मर्जी अच्छा लग रहा हो, वो गलत है। अगर वो फ्रॉडुलेंट है, तोड़ के पड़ा है, आपने कुछ ऐसा किया जिसमें धोखा है, तो अगर आपकी नीयत धोखे की थी तो इसका मतलब है वो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, अनलॉफुल। इट इन्वॉल्व्स इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। आप जो कर रहे हैं उससे किसी इंसान को या उसकी प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी लॉ में एसेट्स के लिए इस्तेमाल होता है, जहन में रखना है, जगह जगह वर्ड प्रॉपर्टी आएगा, हम एसेट्स उसका तर्जुमा करेंगे। तो इससे इंजरी पहुंच रही हो किसी इंसान को या उसके एसेट्स को, तो अनलॉफुल हो जाएगा। यानी अगर एक बंदा दूसरे को थप्पड़ मारने का एग्रीमेंट करे, एक बंदा दूसरे के पैसे लेके भाग जाने का एग्रीमेंट करे, एक बंदा दूसरे की हतक इज्जत करने का, किसी को तकलीफ़ पहुंचाने का, किसी को सोशली समाजी किसी भी तरह से ईज़ा देने का कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा एग्रीमेंट जिसमें मकसद किसी को तकलीफ़ पहुंचाना है, वो उन्होंने कहा अनलॉफुल हो जाएगा। अब अदालत में साबित होगा कि इससे तकलीफ़ पहुंची थी नहीं पहुंची थी, शुक्र है ये मसले हमने नहीं तय करने हैं, इसके इंटरप्रिटेशन एस्पेक्ट अदालत में तय होने, हमने सिर्फ बताना है कि अगर उसने तकलीफ़ पहुंचाई है तो अनलॉफुल काम है। और क्या अनलॉफुल है? जिसको अदालत कह दे कि ये नामुनासिब है या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। अब आप कहें हमने इनकलाब लेके आना है और आप अचानक से आग उठा के जाके बहुत सारे घरों को जला दें और आप कहें कि इससे इनकलाब आ जाएगा, तो हो सकता है आपके दिल में जागने वाले जज्बात बहुत ज़्यादा मुनासिब हो और हो सकता है इस पर कोई कानून भी ना हो, किसी कानून ने भी ना मना किया हो, लेकिन अगर अदालत कह दे कि जो आपने किया वो मुनासिब नहीं था तो वो भी अनलॉफुल हो जाएगा। यानी जिसको अदालत कह दे इमोरल, गैर अखलाकी, या अदालत कह दे पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है या अवामुन नास के वसीतर मफाद के अगेंस्ट है, तो वो भी अनलॉफुल है। देन आखिरी टेक्निकल पॉइंट है, इज ऑफ सच अ नेचर दैट इफ परमिटेड वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। ऐसा है कि अगर इसकी इजाज़त मिल गई तो कानून टूट सकता है। इसकी एक टिपिकल एग्जांपल मैं देता हूँ। एक ज़माने में बसंत के ऊपर पाबंदी लगी थी, तो लाहौर पे बहुत ज़्यादा सख्ती से पाबंदी लगी थी कि लाहौर में पतंगों की खरीदो फरोख्त मना हो गई, लेकिन फैसलाबाद में, गुजरांवाला में, इर्द गिर्द के शहरों में वो पाबंदी उस तरह से नहीं थी। तो अब लाहौर में पाबंदी लग गई पतंग बेचने पे, तो लाहौर के पतंगों के दुकानदार गवर्नमेंट के पास जाएं और कहें अच्छा एक काम करें, आप हमें इजाज़त दे दें कि हमारे पास अगर कोई फैसलाबाद का बंदा आए तो हम उसे पतंग बेच सकें, गुजरांवाला, क्योंकि वहाँ तो कानून नहीं है। तो गवर्नमेंट अगर इजाज़त दे देगी तो नुकसान क्या है, खदशा क्या है? लाहौर में जब वो दुकान है और इजाज़त है कि फैसलाबाद वाला बंदा आके ख़रीदेगा तो फिर लाहौर वाला भी आके ख़रीद सकेगा। लाहौर वाला फैसलाबादी को कमीशन दे के कहेगा मेरे लिए भी ख़रीद लेना। इसकी बेस्ट एग्जांपल है जिस तरह से पाकिस्तान में हम जो ब्रांडेड लस्सी की बोतल है, ठीक है, बड़े ज़बरदस्त ब्रांड की जो लस्सी वाली बोतल नहीं, खुमारी और वो सारा, वो यूटिलिटी स्टोर या सुपर स्टोर्स को अलाउड नहीं है, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि देखिए हम ये उसी अंग्रेज़ को बेचेंगे जो लस्सी पीता होगा। तो अगर गवर्नमेंट इस इजाज़त पे उन्हें वहाँ पे रखने की इजाज़त दे दे कि आप रख लें और सिर्फ अंग्रेज़ को बेचनी है, तो अंग्रेज़ तो 1% ले रहा होगा, मुसलमान 99% ले रहा होगा कि देखिए तो सही इस लस्सी में ऐसा है क्या। तो अगर इजाज़त दे दी तो क्या होगा, कोई लॉ टूट जाएगा।
तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अनलॉफुल नहीं होती, लेकिन इसलिए रोकते हैं कि अगर वो उनकी इजाज़त दे दी तो खदशा है कि कोई ना कोई गड़बड़ हो सकती है। तो 5 में से किसी भी एक चीज़ से कॉन्ट्रैक्ट अनलॉफुल हो जाएगा अगर वो गलत है, अगर लॉ ने मना किया हुआ है, अगर फ्रॉडुलेंट है, किसी को तकलीफ दे रहे हैं, अदालत ने नामुनासिब कह दिया, या कुछ ऐसा है जिससे किसी और लॉ की प्रोविजंस हिट हो सकती हैं। तो इन 5 में से कुछ भी हो गया तो हम कहेंगे कि गड़बड़ हो गई। अब यहाँ पे आपकी कंसिडरेशन ये ऑब्जेक्ट में से एक भी चीज़ गलत है, कॉन्ट्रैक्ट गलत, दोनों गलत हैं तो भी एग्रीमेंट गलत। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स में से कोई एक ऑब्जेक्ट भी गलत है तो भी गलत। बहुत सारी कंसिडरेशन में से कोई कंसिडरेशन गलत है। एक कॉन्ट्रैक्ट के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स में बहुत सारी कंसिडरेशन में से एक कंसिडरेशन गलत है तो भी सब गलत। एक कंसिडरेशन बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए, उन बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स में किसी और की कोई और कंसिडरेशन का कोई ऑब्जेक्ट, यानी जितना मर्जी गोल गोल घुमाना है, जब भी ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन की कोई भी वैरायटी कराएंगे वो क्या होगा, अनलॉफुल। तो किताब में ना आपको 2 बड़े घूमे हुए से जुमले नजर आएंगे, या बड़ा मिक्स वो होगा कि किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी तरह की कंसिडरेशन या किसी भी किस्म के ऑब्जेक्ट में अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ है तो वो सारा का सारा एग्रीमेंट, सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट गलत हो जाएगा। इसके साथ चैप्टर 7 के कुछ पॉइंट्स कनेक्ट होते हैं जो मैं यहाँ पे चाहता था आपको बताऊँ, लेकिन अब इस वक्त ज़रा मार्जिन कम है, कोई बात नहीं। चैप्टर 7 में मैं आपको याद कराऊंगा कि मैं उसके साथ जोड़ रहा हूँ। वक्त कम और मुकाबला सख्त। आखिरी यूनिट की तरफ हम आते हैं विच इज़ कंसिडरेशन। इसमें 1 एक दफ़ा कर दीजिएगा, नहीं हाँ 1, ठीक। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन क्या चीज़ है भला? वो मुआवजा, वो बदला, वो वजह जिसके लिए आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? कंसिडरेशन। वो जो यहाँ ए और बी और आम वाले मामले थे, मैंगो कंसिडरेशन थी एक बंदे के लिए जिसको चाहिए थे। कंसिडरेशन वो नहीं है आप क्या दे रहे हैं, कंसिडरेशन आपको मिल क्या रहा है। एक को आम मिल रहे थे और दूसरे को 300 रुपये मिल रहे थे, तो 300 रुपये भी कंसिडरेशन थी, आम भी कंसिडरेशन। तो अब ये यूनिट हमें बताएगा कि कंसिडरेशन क्या है और कंसिडरेशन के अंदर छोटे छोटे से क्या रूल्स हैं। तो कंसिडरेशन वो मुआवजा है जो आपको एक काम करने का मिलेगा। वो मुआवजा पैसों में भी हो सकता है, वो गुड्स की सूरत में भी हो सकता है, वो सर्विसेज भी हो सकती हैं। वो आपके प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस भी हो सकता है। आज आपने ही प्रॉमिस पूरा कर दिया, उसने कहा मैं तुम्हारा ये वाला प्रॉमिस मैं इस तरह से पूरा कर दूंगा, तो प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस, पैसा, सर्विस, गुड्स, इनमें से कोई भी चीज़ कंसिडरेशन हो सकती है। अब जब किताब कंसिडरेशन की बात करती है तो कंसिडरेशन के कुछ रूल्स वो बताती हैं। कंसिडरेशन क्या हो सकता है? कोई एक्ट हो सकता है मैं ऐसा करूँगा, कोई एब्स्टिनेंस हो सकता है मैं ऐसा नहीं करूँगा, कोई प्रॉमिस हो सकता है कि हाँ मैं तुम्हारे प्रॉमिस के बदले मैं ये प्रॉमिस करता हूँ, तुमने पैसे देने का प्रॉमिस किया मैं आम देने का प्रॉमिस कर देता हूँ। तो कंसिडरेशन इन 3 में से कोई भी हो सकता है। देन कंसिडरेशन किसी भी टेंस में हो सकती है, पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर। इसकी टिपिकल एग्जांपल होती है कॉलेज। कॉलेज में आप पैसे दे देते हैं और कॉलेज आपको बाद में क्लासें पढ़ाता है, और कुछ पैसे आप दरमियान में दे देते हैं, लेकिन पैसे आप पहले दे चुके होते हैं, क्लासें बड़े आगे तक चल रही होती हैं। आपने कॉलेज को जो पैसे दिए वो आज दिए, कॉलेज आपको जो कंसिडरेशन देगा वो फ्यूचर, वो तो फ्यूचर कंसिडरेशन हो गई। अच्छा, कॉलेज से पूछें, कॉलेज अगर आखिरी महीने में आपको कंसिडरेशन दे रहा है तो उसको आपसे जो कंसिडरेशन मिली थी, तो कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकती है, फ्यूचर भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकता है। कि आप गए, आपने एक चीज़, किताब खरीदनी थी, आपने पैसे दिए, किताब ले ली, इस हाथ से पैसे दिए, उस हाथ से किताब ले ली। तो कंसिडरेशन प्रेजेंट भी हो सकती है, पास्ट भी हो सकती है और फ्यूचर भी हो सकती है। बात समझ आ रही है? कंसिडरेशन प्रॉमिसी की तरफ से भी आ सकती है और किसी और बंदे की तरफ से भी आ सकती है। ए ने बी से कहा तुम अगर 300 रुपये दो तो मैं तुम्हें आम दिलवा दूंगा। उसने 300 दी और उसने साथ वाली रेडी से उसको बड़े साफ आम दिलवा दिए और बी बड़ा हैप्पी होके गया है, कोई मसला नहीं। ज़रूरी नहीं कि कंसिडरेशन वही पार्टीज एक दूसरे को दें जिनका आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। आप आए SBI में, आपने कहा जी मुझे कमती लॉ में एडमिशन लेना है आतिफ अब्दी साहब के पास। आपने कहा कॉलेज मेरे से पैसे ले ले। आपका एग्रीमेंट आतिफ अब्दी साहब के साथ नहीं हो रहा, SBI के साथ हो रहा है। तो 2 पार्टीज़ हैं, स्टूडेंट, SBI। स्टूडेंट ने पैसे दिए SBI को और आतिफ आब्दी ने पढ़ाया स्टूडेंट को। आतिफ आब्दी एक थर्ड पर्सन था, पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। बात समझ रहे हैं? अच्छा, मेरा और कॉलेज का एग्रीमेंट, कॉलेज ने मुझे तनख्वाह देनी है, कॉलेज ने मुझे पैसे दिए, लेकिन मैं कॉलेज को नहीं पढ़ा रहा, मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। यानी कंसिडरेशन कहीं से भी आ सकती है
कहीं को भी जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो जो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट है वही एक दूसरे को कंसिडरेशन दें। हो सकता है इसने इसे कंसिडरेशन दी और इसको जवाब में किसी और तरफ से कंसिडरेशन मिली हो, या इसने इसे कंसिडरेशन दी और इसने जवाब में इसे नहीं किसी और को कंसिडर। तो कंसिडरेशन आ भी कहीं से सकती है, जा भी सकती है। ये रूल ज़हन में रखना है, ज़रूरी नहीं कि वही दो लोग एक दूसरे को कंसिडरेशन दें। याद रहेगा। देन कंसिडरेशन रियल होनी चाहिए, इल्यूजनरी नहीं होनी चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की कि एक बंदे ने दूसरे से एग्रीमेंट किया कि मैं तुम्हें चांद सितारे तोड़ के ला के दूंगा। अभी हवाई बात है, ये ख्याली बात है, ये इल्यूजन वाली बात है। एक ने दूसरे से कहा तुम मुझे 1000 रुपये दो, मैं तुम्हें ख्वाब में आके आम खिलाऊंगा। अभी इल्यूजन वाली बात है, रियल बात नहीं है। तो कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग जो हकीकी हो, मतलब ये हवाई बात नहीं होनी चाहिए, ये ऐसी बात हो क्योंकि सर्टेनिटी भी तो ज़रूरी है ना। तो रियल हो, इमेजिनरी ना हो। ये बात समझ आई। देन कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर। एक बच्चा बाहर जा रहा था, हम उसका हाथ पकड़ के लाके उसे क्लास में बिठाया और 5-6 दिन तक बार बार पकड़ के उसे लाके क्लास में बिठाते थे और खामखा पढ़ाते रहते थे, और बाद में कहा पैसे दो। कहेगा मैंने कब ख्वाहिश का इज़हार किया था कि मुझे क्लास पढ़नी है, मैं तो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे ज़बरदस्ती ला के लॉ की क्लास में बैठा देते थे। तो जब उसकी ख्वाहिश ही नहीं है, उसने मांगी ही नहीं है, उसकी डिज़ायर ही नहीं थी, तो वो कंसिडरेशन नहीं है। याद है, ऑफर देने वाला दूसरे को कहता है मेरी ख्वाहिश है, क्या तुम भी इसको ऐसे ही मानते हो? तो या तो ऑफर देने वाले अपनी कंसिडरेशन बता रहा है और दूसरे से तय कर रहा है। जब दूसरे ने भी एक्नॉलेज कर दिया तो इसका मतलब है डिज़ायर है। तो कंसिडरेशन उसे कहेंगे जो एट द डिज़ायर ऑफ पर्सन हो। आप जो है वो एक इशारे पे आपने बाइक रोकी और एक बंदे ने आके आपकी बाइक पे जो साइड पे शीशा लगा हुआ उसे साफ़ करना शुरू कर दिया और बाद में आपसे पैसे मांगे। असल में पहले गाड़ी की एग्जांपल देने लगा, फिर मैंने कहा मेरे सामने स्टूडेंट बैठे हैं तो इसलिए जो है ना वो शीशा भी छोटा कर लिया। तो आप अगर सिग्नल पे रोके और उसने आके वो जो साइड वाला शीशा वो साफ़ करके कहा 5 रुपये 10 रुपये दे दें, तो आप कहेंगे तो सही मैंने कब कहा था भाई ये शीशा साफ़ करो? अपनी ख्वाहिश से आप आए, आपने शीशा साफ़ किया। तो ऐसे में आपकी डिज़ायर होगी तो कंसिडरेशन कहलाएगी, अगर आपकी डिज़ायर नहीं है तो वो कंसिडरेशन नहीं कहलाएगी। तो किसी को ज़बरदस्ती कोई चीज़ दे दी जाए और उससे उसका मुआवजा मांगा जाए वो गलत है। उस बंदे की ख्वाहिश पे अगर आपने काम किया तो फिर वो कंसिडरेशन कहलाएगी। यहाँ एक भाई बहुत परेशान है। सर वो जब शीशा साफ कर रहा था तो हमें रोकना चाहिए? हमें रोक देना चाहिए था। असल में वो शीशा इतना सा था कि मुझे लगा कि उसने आते ही साफ़ कर दिया होगा। तो चलें, जब उस शीशे के 2/3 पोर्शन को साफ़ कर चुका हो, वो जो राइट साइड पे, असल में मेरी एग्जांपल में ना शीशा अचानक बहुत छोटा हो गया तो मेरी एग्जांपल फ़ौरन सी फ्लॉप हो गई। गाड़ी के अंदर ऐसा होना चाहिए कि वो गाड़ी का शीशा साफ़ करने ही लगा और आप उसे मना कर दें। ठीक है, आप उसे इशारे कर रहे हो, वो नहीं सुन रहा तो गलत है। अच्छा, अगर वो आके शीशा साफ़ कर रहा है, उसने बताया तो है नहीं कितने रुपए और आप भी मुस्कुरा रहे हैं, उसके बाद आपने शीशा नीचे करके कहा किसने कहा था? तो यहाँ पे एक और लॉ आ जाता है क्वांटम मेरियट का। वो कहता है अगर कोई तय नहीं हुआ मुआवजा और आपने इनकार भी नहीं किया तो जितना रीज़नेबल बनता है उतना दे देना चाहिए। लेकिन वो लॉ हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हमारे सिलेबस में हम छोटे वाले शीशे को साफ़ करने से उसे रोक देंगे, और अगर उसने साफ़ कर दिया और हमारी बात नहीं सुनी या अचानक से साफ़ कर दिया तो हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे आप क्लास से निकल के जाने लगे तो हमारा ऑफिस बॉय कहे देखिए जी वो आपके लिए एक एक्स्ट्रा कुर्सियों की लेयर मैंने लगाई थी इतनी मेहनत करके, तो कुछ 100 रुपये दे दे। तो आप कहेंगे भाई मेरी डिज़ायर पे थोड़ी लगाया था, कॉलेज ने आपको कहा था, मेरी तो इसमें कोई ख्वाहिश नहीं थी। या दूसरे मानों में आप कहेंगे भाई ये तो तुम्हारी ड्यूटी थी, तुम तो ऑलरेडी बाउंड टू डू थे, तुम्हें तो कॉलेज ने कहा था ऐसा करो, ये करने के तुम मेरे से पैसे नहीं मांग सकते। तो इसके साथ कनेक्टेड दूसरा रूल भी है कि अगर एक बंदा एक ऐसा काम करे जो उसने करना ही करना था तो उस चीज़ के वो कंसिडरेशन नहीं मांग सकता। एक फायर ब्रिगेड वाले को आपने कॉल किया, आपने कहा जी घर जल रहा है, वो आया, उसने घर बुझाया, अब घर की आग बुझाई और जाते जाते आपसे कहा 5000 रुपये दे दे, तो आप कहेंगे नहीं भाई तुम्हारे 5000 नहीं बनते। वो कहेगा मैंने घर आग बुझा के जा रहा हूँ, इतनी मेहनत की है। तो आप कहेंगे ये तुम्हारी ड्यूटी में था, गवर्नमेंट ने तुम्हें पैसे दिए थे इस काम के, तो आया मेरी डिज़ायर पे है, मैंने कहा है कि आओ आग बुझाओ, लेकिन ऑलरेडी बाउंड टू डू है। तो कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग विच द प्रोमिसर इज नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू। तो अगर वो बाउंड टू डू है, अगर उसका फ़र्ज़ है कि उसने वो करना है और भले आपके कहने पे किया लेकिन वो उसकी ड्यूटी में शामिल था, तो वो आपसे उसकी कंसिडरेशन नहीं मांग सकता। तो अगर आप एक होटल में गए
और अब अगेन मैं गाड़ी पार्क करने वाला था, लेकिन अचानक से बाइक्स, आप जनाब वहाँ पे बाइक वो की, और एक बंदे ने कहा जी इधर नहीं बाइक, मैं उधर साइड पे ले जाके खड़ी कर देता हूँ। मुझे होटल वालों ने कहा है कि बाइक ज़रा तमीज़ से साइड पे खड़ी कर दें। आपकी बाइक पकड़ के ले जाके साइड पे लगाई, आया, आपने कहा बहुत बहुत शुक्रिया, चाबी लेके जाने लगे, उसने कहा भाईजान 1 मिनट पैसे। आप कहेंगे तुम्हारी ड्यूटी थी, तुमने तो कहा होटल वालों ने कहा है कि बाइक्स को उठा के साइड पे लगाना है। तो अगर एक बंदे की ऑलरेडी ड्यूटी है तो उसको कंसिडरेशन के तौर पे क्लेम नहीं कर सकता। क्या ये बात हमें समझ आ रही है? तो जब ये सारी बातें समझ आ गई हैं तो एक दफ़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन में उन्होंने एक साथ बहुत सारी चीज़ें मिक्स करने की कोशिश की। व्हेन एट द डिज़ायर, यहाँ पे हमें वो करना पड़ेगा वन, व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिजर द प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन, जब प्रोमिजर की डिज़ायर पे प्रोमिजी या कोई और बंदा, 2 एसेंशियल पूरे करते हैं। जब प्रोमिजर की डिज़ायर पे प्रोमिजी या कोई और बंदा हु हैज़ डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, जिसने कुछ किया था या करने से बाज रहा था, और डज और एब्सटेन, या कर रहा है या नहीं कर रहा, और प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन, तीनों टेंस पूरे कर दिए। कुछ किया था, कुछ कर रहा है या कुछ करेगा। सच एक्ट और एब्सटिनेंस या प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। इस प्रॉमिस के लिए ये कंसिडरेशन कहलाएगी जब एक बंदे के कहने पे दूसरे ने या किसी और बंदे ने कोई काम किया था, कर रहा है या करेगा, तो इसको क्या कहेंगे? ये कंसिडरेशन है। अब कंसिडरेशन के अंदर हम तकरीबन इख्तितामी लम्हात में हैं, टाइम बहरहाल अभी हमारे पास कम है। कंसिडरेशन से रिलेटेड 2 रूल्स हैं। कंसिडरेशन एडिक्वेट होना शर्त नहीं है, कंसिडरेशन का मुनासिब होना शर्त। कंसिडरेशन होनी चाहिए, मुनासिब गैर मुनासिब की खैर है। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट आए, सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट से 5 महीने पढ़े, वो उन कॉलेज उसको किताबें भी दें, उनको पढ़ाएं भी, उनको ऑनलाइन एक्सेस भी दें, वो लाइब्रेरी में भी बैठें, उनको बहुत बेहतरीन सर्विस मिल रही हो, और मिल भी उन लोगों से रही हो जो सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट FCAs हों, बड़े बड़े एक्सपीरियंस वाले, और उसके बाद बड़े नामुनासिब से पैसे मांग लें कि भाई 25,000 दे दो, 22,000 दे दो, 20,000 दे दो। तो लॉ कहता है कि अगर राज़ी हैं दोनों पार्टीज़ तो दिस इज़ अलाउड, क्योंकि इतना तो केमिस्ट्री की टीचर की ट्यूशन फीस इससे ज़्यादा होती है अगर वो 6 महीने पढ़ा जाए। पता नहीं, मतलब हो सकता है आपने 100 रुपये वाले केमिस्ट्री की टीचर से पढ़ाओ, लेकिन आई स्ट्रांगली बिलीव कि केमिस्ट्री की जो ट्यूशन भी देता होगा वो भी 5 महीने में कोई 20,000 से ऊपर ले ही जाता होगा, ज़्यादा ले जाता है। तो बेचारा एक FCA इतनी मेहनत करके पढ़ा रहा हो, इतने जोशो खरोश से पढ़ा रहा हो, तो कहने का मतलब अगर कंसिडरेशन उसे कम भी मिल रही है लेकिन वो हैप्पी है तो चलेगा। यहाँ उल्टा होता है, वो हैप्पी तो दूर की बात है, देने वाला नाराज़ हुआ हुआ होता है। तो खैर, अगर कंसिडरेशन इनएडिक्वेट है लेकिन कॉन्सेंट ऑफ प्रोमिसर इज फ्रीली गिवन, कॉन्सेंट अगर आज़ाद रजामंदी से थी, ज़बरदस्ती नहीं थी, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं थी, तो अलाउड है। हाउएवर कोर्ट में सस्पेक्ट, कोर्ट को शक ज़रूर हो सकता है कि शायद कॉन्सेंट फ्री नहीं थी। यानी अगर कंसिडरेशन बहुत कम हो, एक बंदे ने दूसरे को एक ऐसी चीज़ दी, उस फल वाले ने कहा बाबूजी ये आम ले जाओ 110 रुपये में, अगर वो राज़ी है और ख़रीदने वाला राज़ी है तो ओके है, लेकिन अदालत एक दफ़ा मशकूक ज़रूर होगी कि ये 300 वाला आम 110 में दिया कैसे, या आम ख़राब है, या नीयत ख़राब है, या वक्त ख़राब है, या पता नहीं कुछ और गड़बड़ है, तो गड़बड़ की फीलिंग आएगी इसमें। लेकिन मना नहीं है, कंसिडरेशन का मुनासिब होना शर्त नहीं है। अगर दोनों राज़ी हैं तो कितना भी कम ज़्यादा पे कंसिडरेशन तय हो सकती है। ये बात समझ आई? और अब वक्त ख़त्म ही हो गया मेरे ख्याल में। होए होए, फिर एक काम करते हैं, ये टॉपिक भी बड़ा अहम है, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर डिबेट भी, उस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा इस पर सवाल हैं, तो इसको ब्रेक लगाते हैं। इससे फिर आपने सर उसामा को बताना है कि सर हमें कंसिडरेशन की एक्सेप्शंस हम नहीं डिस्कस कर सके, ताकि फिर वो उसके सवालों को थोड़ा सा होल्ड कर लें। कंसिडरेशन की 4 एक्सेप्शंस होती हैं, है तो हाफ पेज आपको किताब में नज़र आ रहा है, लेकिन ये टेक्निकली समझने वाले पॉइंट्स हैं। इस टॉपिक को हम होल्ड कर लेते हैं, आगे किसी दिन जब हमें थोड़ा सा मार्जिन मिल जाएगा तो हम कवर कर लेंगे। जी जी, जो याद करने वाले, जी जो प्योर क्रैमिंग वाले पॉइंट्स हैं, इधर ही आपको दिखा देता हूँ। जी प्योर क्रैमिंग वाली चीज़ें क्या हैं? एक तो ये डेफिनेशंस, 5 एसेंशियल्स।
जी डेफिनेशंस 5 एसेंशियल्स, साउंड माइंड की डेफिनेशन, ये लिस्ट जो डिस्क्वालिफाइड है, और ऑब्जेक्ट वाली लिस्ट, यानी बीच बीच में जो रूल्स हैं वो पढ़ के समझने वाले हैं, लेकिन अगर प्योर याद करने वाला या कुछ लिखने वाला है, डेफिनेशन, एसेंशियल्स, साउंड माइंड की डेफिनेशन, इन 4 की लिस्ट, और वो जो एंड पे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट लॉफुल अनलॉफुल वाली बात की थी, ये 5 चीज़ों की लिस्ट। ये फॉर श्योर क्रैम करने वाली हैं, बाकी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग से इंशाल्लाह काम चल जाएगा। ठीक है जी, मिलते हैं इंशाल्लाह। अब आपने ऊपर जाना है।